जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी की तरफ से ये पहला वेबिनार हमने आयोजित किया है जो कि एक महत्वपूर्ण विषय पर है। विषय तमिलनाडु से है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से तमिलनाडु सरकार को, डीएमके की जो सरकार हाल ही में बनी है, उनको कुछ डायरेक्शंस दिए हैं मीडिया के संदर्भ में, और वर्तमान मीडिया के बारे में मद्रास हाईकोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। डायरेक्शंस इस प्रकार से है कि जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु भी बनाया जाए। अब तक किसी हाईकोर्ट ने या कहीं पर भी इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई कि स्टेट लेवल पर भी, राज्य के स्तर पर भी एक प्रेस काउंसिल होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो हम आमतौर पर सोशल मीडिया में बोलते हैं, जिसके बारे में लिखते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस आना मीडिया के लिए बहुत ही गंभीर बात है, और उसी गंभीरता के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक 18 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट ने ये उनका जजमेंट दिया है या सरकार को डायरेक्शंस दिए हैं। सरकार को इसके लिए इस समिति का या प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु का गठन करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। 18 अगस्त को ये जजमेंट आया है, और उसके बावजूद भी इतना लंबा समय बीत चुका है, लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है। इसके बाद भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। ना प्रिंट मीडिया की तरफ से कोई बात आई, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से बात आई, और सोशल मीडिया भी इस विषय से अनभिज्ञ रहा है। सोशल मीडिया में भी इसकी कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो एमएनटीवी का काम है कि जो मुद्दे दबाए जाते हैं, जो चर्चा आमतौर पर नहीं होती, उन मुद्दों को उछाला जाए, उन मुद्दों पर चर्चा की जाए, और बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें जागृत किया जाए। तो ये एक वेबिनार फर्स्ट टाइम एमएनटीवी की तरफ से आयोजित किया गया है। इस वेबिनार में अलग अलग वक्ता के तौर पर हमने मान्यवर बुलाए हैं जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मीडिया में सक्रिय रूप से काम करते हैं, जमीनी हकीकत को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं। हमारे साथ देशोन्नति के संपादक माननीय प्रकाश पोहरे सर है, मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा द न्यूज बिग इस यूट्यूब चैनल के फाउंडर एंड चीफ एडिटर, द शूद्रा के फाउंडर एंड चीफ एडिटर सुमित चौहान सर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनके साथ में हैदराबाद से द डेली सियासत नाम का जो एक अखबार चलता है, और अभी उन्होंने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रन करना शुरू कर दिया है, उसके एडिटर जहीरुद्दीन अली खान सर है, वो भी हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं। वो भी अपना स्पीच देंगे, वो भी अपने विचार मीडिया के बारे में, वर्तमान मीडिया के बारे में और कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है वो रखेंगे। बहुत लंबा अनुभव उनके पास है, खासकर प्रिंट मीडिया का। इसके अलावा एमएनटीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वामन मेश्राम साहब, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, बहुजनों का बहुजन भारत ये साप्ताहिक चलता है जिसके वे संपादक है, वो हमारे साथ कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे। उनके साथ कुछ लोग हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, इस वजह से वो अभी नहीं है, लेकिन इस सेमिनार के बीच में वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं, और मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए, कार्यक्रम क्या है, किस उद्देश्य के लिए रखा गया है, ये जानकारी देने के लिए मैं कुमार काले सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमें जानकारी दे, इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। माननीय कुमार काले सर, अनम्यूट करें सर। शुक्रिया संकेत। एमएनटीवी की तरफ से ये जो वेबिनार आयोजित किया है, इसके लिए मैं एमएनटीवी के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर पर जिन सीनियर साथियों ने हमको समय दिया, जिसमें प्रकाश पोहरे साहब है, सुमित चौहान जी है, जहीर भाई है, जिन्होंने हमें इस वेबिनार के लिए समय दिया, क्योंकि ये मीडिया से जुड़े हुए बहुत सीनियर साथी है और लगातार एक अलग पत्रकारिता वो अपने समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी इसी एक सोच की वजह से हमने भी इनको इस वेबिनार के लिए आमंत्रित किया। जैसे संकेत आपने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा मीडिया को लेकर एक बड़ी
ऑब्जर्वेशंस की गई। 18 अगस्त को ये जजमेंट जो है या ऑर्डर जो है मद्रास सरकार हाईकोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार को दिया गया, डीएम के सरकार को दिया गया, और उसमें ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर आपको स्टेट लेवल पर प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को गठित करना होगा। और उसके लिए उन्होंने लगभग 20-22 ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़े यूनिक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे। खासतौर पर जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में साधारण से साधारण आदमी भी अब संदेह करने लगा है, और उसको ये समझ में आ चुका है कि ये जो मीडिया है, जिसको वो अपना एक तरह से दर्पण मानकर चलता रहा कि भाई ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मगर ये कहीं भी इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने भी इस बात को कहा। फेक न्यूज की जो भरमार आज दिखाई दे रही है, इसके बारे में तो उन्होंने काफी गंभीर ऑब्जर्वेशन किए। पैंडेमिक में पीरियड में भी हमने देखा कि किस तरीके से महामारी के दौरान भी कोरोना को और उस बीमारी को अपने राजनीति के लिए राजनीति इस्तेमाल करते रहे, ये समझने वाली बात थी। मगर मीडिया का एक तबका भी इसको पॉलिटाइज करने के लिए, इसको कम्युनल करने के काम में भी लगा था, और सिंगल लाइन पर एक प्रोपोगंडा चलाने का भी काम करता। मद्रास हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन में फेक न्यूज को लेकर भी उन्होंने काफी कड़ी टिप्पणियां की है, और इस वक्त को उन्होंने इतने आगे तक कहा कि ये जो फेक न्यूज फैलाने वाले जो लोग हैं, ये सोसाइटी और स्टेट को या डेमोक्रेसी को एक प्रकार का थ्रेट है। इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है ये कोर्ट के द्वारा आई, और उन्होंने इसको नियंत्रित करने के लिए लगातार क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में अपने ऑब्जर्वेशन दे, और तमिलनाडु सरकार को ये कहा कि 3 महीने के अंदर एक तरह की प्रेस काउंसिल बनाई जाए, जैसे नेशनल लेवल पर 1966 को बनाई गई थी। मगर हमने पिछले 50 सालों में या उससे भी ज्यादा समय हो गया प्रेस काउंसिल को बनकर, कभी भी प्रेस काउंसिल को सक्रियता से काम करते हुए नहीं देखे। रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, इथिक कोड भी कहे गए, मगर उसके बावजूद भी प्रेस काउंसिल ने ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाले या एक वन वे प्रोपोगंडा करने वाले या इम्पार्शल होकर जो बात कही जानी थी वो ना करने के लिए किसी अखबारों के ऊपर या मीडिया के ऊपर कोई कार्रवाई की हो या किसी तरीके से कोई सख्ती बरती हो, ऐसी कोई बात हमें दिखाई नहीं देती। अब देखना यह है संकेत कि ये जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आए उसको मद्रास सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ये प्रेस काउंसिल बनाई जाएगी। मीडिया के भी कुछ लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ लोगों को उन्होंने साथ में लेने के लिए कहा है। अब डीएम के सरकार इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा। हमने ये विषय चर्चा के लिए लेने के पीछे का पर्पज ये था कि लगभग 1 महीने का समय हो गया है, मीडिया को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा इस तरीके की पहली बार कोई टिप्पणी आई है, और मेनस्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया था, तो मीडिया को इसके बारे में जवाब देने की बात करनी चाहिए थी। किसी भी तरह से कोई भी इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भी अपवाद के स्वरूप कुछ चर्चाएं हुई, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है एक तरह से इन सारी चीजों को लेकर ब्लैकआउट करता। हमने इस बात को जाना कि भाई अगर इससे बात है तो इसकी चर्चा ज्यादा स्तर पर होनी चाहिए, लोगों को इसकी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से सरकार भी सेंसर लाने की बात कर रही है। आपको पता होगा कि सरकार ने 2021 में पिछले फरवरी मार्च से ये बात लगातार चल रही है कि एक इथिक कोड के तौर पर कुछ बिल लाए हैं और उसको सख्ती से लागू करने की बात की जा रही, खासतौर पर सोशल मीडिया को लेकर। ट्विटर के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया गया, किस तरीके से कार्रवाइयां होती रही, अखबारों के या सोशल साइट के पत्रकारों के ऊपर किस तरीके से केसेस दायर हुए, ये सारा पिछले 8-9 महीनों से हम लोग लगातार देख। इसमें 2 चीजें जो आज के लिए चर्चा के लिए हम लोग रखना चाहते हैं, उसमें एक बात यह है कि सरकार जो फ्री मीडिया है, जो समाज की बात करता है, सरकार को एक्सपोज करने की बात करता है, या ये जो ब्राह्मणिकल मीडिया है उसको एक्सपोज करने की बात करता है, सरकार उसको नियंत्रित करना चाहती है, उसके ऊपर अपने तरीके से पाबंदियां लगाने के काम में लगी है।
और वही सरकार दूसरी तरफ जो झूठ फैलाने वाली, फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा करने वाली, या समाज के अंदर जो है ये कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाला जो मीडिया है उसको प्रोटेक्ट करने के काम में लगी है और एक तरह से उसको खुली छूट देने के काम में लगी है। तो ये दो अलग एस्पेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं कि जो बोलने वाला है, जो सही बोलने वाला है, उसकी आवाज को दबाव, और झूठ का प्रचार करने वाले आदमी को खुला मंच प्रोवाइड करके दो, ये बातें हो रही है। और इसी पीरियड में मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट आता है, ये ऑर्डर आती है, और वो ये कहती है कि फेक न्यूज जो है सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये डेमोक्रेसी के लिए, सोसाइटी के लिए थ्रेट है और इनके ऊपर नियंत्रण लगाना होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो समाज के पास जाने चाहिए। कोर्ट क्या कह रहा है, क्योंकि ये बात तो हम लोग जैसे सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हो, जो फ्री प्रेस चाहते हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं, मगर अब हाईकोर्ट ये कहती है और हाईकोर्ट के इस कहने की वजह से अब सरकार के ऊपर इसको लागू करने के लिए एक तरह से हाईकोर्ट का एक बंधन है। अब देखना यह है कि मद्रास का ये जो जजमेंट, मद्रास हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर है, इसको तमिलनाडु सरकार, डीएमके सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है और उसका पैन इंडिया क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि फेक न्यूज को रोकना, उसके अपप्रचार को रोकना, ये तो बड़ा काम है ही है, मगर सही खबरें भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीडिया ये काम नहीं कर रहा। इस देश में 3-4 साल पहले नोटबंदी लाई गई थी, डिमोनेटाइजेशन किया गया था, मगर डिमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा खतरनाक इस देश में सालों से चल रहा है, वो है सूचनाओं पर पाबंदी है। सही सूचनाएं नहीं आती। नोटबंदी से भी ज्यादा गंभीर और ज्यादा खतरनाक सूचना बंदी है। इस सूचना बंदी को तोड़ना होगा और जो सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है, वो इस देश के 130 करोड़ लोगों को सही सूचनाओं का एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए कोशिश है। हम फ्री प्रेस की वकालत करते हैं और हर भारत के नागरिक को जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है कि उसकी आवाज तो जानी चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उसके पास वो अधिकार है अपनी बात रखने का, और वही सही बात उसको जानने का भी अधिकार है। इसके लिए ये चर्चा हम लोग ज्यादा स्तर पर करना चाहते हैं। आज का ये वेबिनार भी आयोजित करने के पीछे यही मकसद था। मैं इसके इंट्रोडक्शन में इतनी ही बातें कहना चाहूंगा, और जो सम्मानीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, जो मीडिया में हमसे भी काफी समय से जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे, उन सभी साथियों का, हमारे सीनियर साथियों का मैं इसमें स्वागत करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस वेबिनार के लिए समय दिया। धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। काले सर, माइक म्यूट कर लीजिए। अभी इस वेबिनार के लिए हमने जो विषय रखा है, बहुत सारी बातें कुमार काले सर ने स्पष्ट की है। विषय जो रखा है वो विषय मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ताकि हमारे जो वक्ता है उनको अपनी बात कहने में आसानी हो। विषय इस प्रकार से है कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार को राज्य में प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाने के निर्देश वर्तमान मीडिया का स्तर ऊंचा उठाने और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए, साथ ही फेक न्यूज और फेक पत्रकारों को पहचानने में कितने कारगर सिद्ध होंगे। अब तक हम फेक न्यूज की बात कर रहे थे, फेक न्यूज के बारे में सुन रहे थे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है कि फेक जर्नलिस्ट जो है वो भी बड़े पैमाने पर अभी सक्रिय है, और फेक जर्नलिस्ट के माध्यम से ही फेक न्यूज को फैलाया जाता है। जैसे आप टीवी पर देखते हो तो टीवी पर पत्रकार नहीं, एंकर नहीं, जर्नलिस्ट नहीं बैठा होता है, तो वो वर्तमान केंद्र सरकार का कार्यकर्ता के तौर पर वो एंकर बात करता है, और ये सभी प्रकार से हमें दिखाई देता है। इस कड़ी में हमारे पहले वक्ता है, जो देशोन्नति के संपादक रहे हैं, प्रिंट मीडिया का उनको लंबा अनुभव है। उन्होंने प्रिंट मीडिया को भी देखा है, अलग अलग सरकारों को भी देखा है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, उस वक्त भी उन्होंने लिखा है, बीजेपी की सरकार को भी उन्होंने देखा है, तो बड़ा लंबा अनुभव उनके पास है। प्रकाश पोहरे सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार जो है हमारे लोगों के सामने रखें। पोहरे सर, अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच कामले जी। आज तो आपने जो वेबिनार अरेंज किया है, विषय भी काफी गंभीर लिया है, और हालांकि ये इसके पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि 1 महीने भर पहले ये अगर डिसीजन अगर आया है तो
आज वैसे 1 महीना हो गया और आपने जो उसके बारे में सही पॉइंट आउट किया है कि इसके बारे में कोई बूमा बूम नहीं, कोई चर्चा नहीं है मीडिया में, ना किसी की इसके अंदर और कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन आपने कम से कम ये उचित समझा कि इसके ऊपर वेबिनार रखे जाए, चर्चा की जाए और कुछ मंथन होना चाहिए। तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि आपके माहिती के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन जो है, इल्ना जिसको बोलते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और भारत की करीब करीब जितने भी ये है क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, जैसे कि हमारा इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन के नाम में ही ये सारा आता है, लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। तो ये लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन की इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर करीब करीब 28-29 हजार लोग हमारे मेंबर सदस्य हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पिछले 10 साल से करीब करीब परेश नाथ जी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस, यानी काफी बड़ी पब्लिकेशन, सबसे बड़ी तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत बड़ी पब्लिकेशन हाउस है एक, जिसका नाम है दिल्ली प्रेस, दिल्ली में, जिसके थ्रू ये सरिता है, उसके बाद में कैरेवान जो आजकल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, मैगजीन जो सरकार को लताड़ते रहता है, उसके संपादक मालिक भी है, और करीब करीब उनके 27-28 पब्लिकेशन है मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि वो संस्था का भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद में महाराष्ट्र की जो एसोसिएशन है हमारे इसकी मालिक लोगों की, क्या बोलते उसको, न्यूज़पेपर एसोसिएशन जो है, महाराष्ट्र संपादक परिषद, उसका भी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसके साथ में मैं किसान मूवमेंट के अंदर भी करीब करीब 14 साल शरद जोशी के साथ में काम करते रहा। मेरे बाकी के साथी जो है उनको थोड़ा मालूम होना चाहिए, करीब करीब 150 के ऊपर मुकदमे मेरे ऊपर दायर हो चुके थे अलग अलग आंदोलनों में, और 30-40 बार तो मैं करीब करीब जेल में जा चुका हूँ, या क्या बोलते हैं उसको, अपना पुलिस कस्टडी में रह चुका हूँ, क्योंकि आंदोलन काफी मेरे ये हुए। मैं ये कहने का मेरा उद्देश्य है कि देखिए, इतना होने के बावजूद भी आज परिस्थिति ये है हमारे देश के अंदर कि जिसका कि जिक्र कांबळे जी ने उनके बातों में किया है कि किस तरीके से सारी बातें इंडिया के अंदर हो रही है, जो उन्होंने कुछ शब्द बहुत अच्छे वापरे, यूज किए, जिसका जिक्र मुझे करना चाहिए कि सही न्यूज लोगों के पास में नहीं पहुंच रही है, उसके बाद में सूचना बंदी है, प्लस पेड न्यूज की बात हो रही है, तो लेकिन पेड जर्नलिस्ट के ऊपर का क्या, मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्नब गोस्वामी के जैसे जो कुछ लोग हैं, या अपना जी टीवी का क्या नाम वो एक ये, तो इस तरीके से जो भी है, या अपना वो इंडिया टीवी के अपना, सुधीर चौधरी, हाँ सुनील चौधरी है, और इंडिया टीवी का जो जिसको पद्मश्री मिला है, क्या नाम उनके, तो रजत ऐसे शर्मा। जो, हाँ रजत शर्मा। रजत शर्मा जी। तो इस तरीके से जो पेड जर्नलिस्ट है, तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ प्रेस काउंसिल मद्रास बन के ही फायदा नहीं, अगर बननी है तो हर स्टेट के अंदर एक प्रेस काउंसिल बननी चाहिए। देखिए, प्रेस काउंसिल दिल्ली की जो है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बगैर दांतों का और बगैर नाखून का शेर है, क्योंकि वो ना सरकार के ऊपर नकेल कस सक रही है, ना ही कुछ बातें या डायरेक्शन दे रही है। ऐसे कई वारदातें हुई है कि जिसके अंदर हमको ऐसा लगता था कि इसके अंदर प्रेस काउंसिल कुछ करेंगे, लेकिन कहने के लिए मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी कुछ बातें हुई नहीं है। और कई बातें इंडिया के अंदर ऐसी हो रही है जिसका अभी फिलहाल के अंदर आप मुझे बताइए ना कि करीब करीब मीडिया तो खत्म ही हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मैंने तो पिछले करीब करीब 1-2 महीने से कोई चैनल भी देखा नहीं, क्योंकि चैनल देखने की इच्छा नहीं होती आजकल, क्योंकि कोई सारे के सारी जो मालूम ही पड़ता है कि सारी पेड न्यूज हो रही है, बस वही रट लगाया जा रहा है। और खास करके अगर आपने देखा तो हालांकि हर चैनल के अंदर ये होड़ लगी रहती है कि जिसने अगर बोला होगा कि ये आदमी सही है, तो दूसरा बोलता है कि नहीं ये गलत है।
या अगर कोई चैनल बोलता है कि सूरज या कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि सूरज आज पश्चिम क्यों उगा है, तो दूसरी बोलते हैं नहीं नहीं पश्चिम से नहीं उगा है, पूरब से उगा है। तो ये जब कंट्रोवर्सी हर चीज के अंदर होती है, लेकिन एक देखिए कि कोरोना के अंदर सारे मैंने उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था कि मिले सुर तेरा मेरा, वो जो गाना है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो कोरोना के मामले के अंदर तो कोई आदमी, कोई चैनल, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोलने को तैयार नहीं है कि वैक्सीनेशन के कारण गलती हो रही है, वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं। हर आदमी वही बोलता है, हर चैनल, हर पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं वैक्सीन ले लो, वैक्सीन लेना चाहिए। जबकि ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वैक्सीन लेने वाले लोग मर रहे हैं, उसके बाद में वैक्सीन लेने वाला, ना लेने वाला, दोनों भी ये ऐसे। तो आज का विषय कोई कोरोना का नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर कभी लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कांबळे जी को और काळे जी को ये बिल्कुल जरूर से बोलूंगा कि ये भी एक बहुत हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर भविष्य में कभी अच्छी वेबिनार रखिए तो इस बारे में भी बोलना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में सरकार ने जो लॉकडाउन प्लस वैक्सीन पासपोर्ट प्लस रेलवे में एंट्री या हवाई जहाज में एंट्री, इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं बेवकूफ के जैसे, या हमारे जो गला घोटे जा रहा है लोकशाही का और लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसका, उसके बारे में भी होना चाहिए। लेकिन मैं आज उसके ऊपर इस वेबिनार में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट अलग है, कांबळे जी ने बताया उस तरीके से। हाँ, अभी जिस तरीके से ये जो बातें हो रही है कि फेक न्यूज की जो बात हो रही है, तो उसके बारे में ये सारी बातें निकली और मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अच्छा जजमेंट दिया है, मैं तो यही कहूंगा। अभी ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो अभी आने वाला भविष्य काल बताएगा, और इसके ऊपर से जो लोगों के ओपिनियंस निकलते, मेरे हिसाब से ये जजमेंट ठीक है। कम से कम मद्रास हाई कोर्ट को तो कम से कम नींद खुली कि उनको ऐसा लगता है कि जो फेक न्यूज चल रही है। लेकिन फेक न्यूज कौन चला रहा है, ये पहली बात देखना चाहिए। फेक न्यूज तो ये बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल को कहलाते हैं वो हो रहे हैं। देखो, अपने तो एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम ये आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, उसके कारण कुछ बातें उनके में पहुंच तो रही है, कम से कम दूसरी बातें पहुंच तो रही है। नहीं तो ये तो सारी बातें बस अगर सोशल मीडिया नहीं रहता था तो लोगों पर तो बात तो यही बात पहुंचती थी एक कि नहीं नहीं कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए, और कोरोना के बारे में सब लोगों की एक राय है। जबकि सोशल मीडिया के कारण और अभी जो नया चार्ट ये खुला है व्हाट्सएप के बाद शादी का टेलीग्राम, उसके कारण तो कई बातें उजागर हो रही है सारी की सारी। तो उसी तरीके से ये फेक न्यूज के बारे में, तो सिर्फ फेक न्यूज के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन पेड न्यूज के बारे में भी विषय होना चाहिए। और आप देखिए पेड न्यूज के बारे में हमेशा विषय निकलता है इलेक्शन के समय पे, नहीं प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर वाले पेड न्यूज ले रहे हैं, और वो, लेकिन पेड न्यूज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाता है उसका क्या, आज तक के उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ बातें नहीं की या किसी ने कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें नहीं की। सबसे ज्यादा पेड न्यूज या पेड प्रोपोगंडा या पेड एडवर्टाइज तो पेड हो सकती है, लेकिन ये जो सारी बातें चलाई जाती है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि इलेक्शन के ऐसे ऐसे ये आने वाले हैं, और ओपिनियन पोल्स वगैरह के जो रिजल्ट आते हैं या बताया जाता है कि इतने ऐसे ये पार्टी के ये आने वाले हैं, जबकि वो बाद में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में मालूम पड़ता है कि सारा का सारा फेक था, सारा का सारा प्रोपोगंडा था। तो ऐसी कई चीजें हैं, सिर्फ फेक न्यूज की बात करके फायदा नहीं है। ये जो पेड न्यूज और पेड, और वो भी सारे मीडियम के ऊपर, व्हाई देयर इज ओनली चर्चा ऑन अबाउट प्रिंट मीडिया, और अभी ये इसकी बातें निकल रही है कि फेक न्यूज, तो फेक न्यूज कौन दे रहा है? ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, यही लोग सारी की सारी बात, जितनी भी अभी न्यूज चल रही है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सारी फेक। कोई भी टीवी चैनल खोलो, जिस तरीके से सारी बातें चलती है, फिर वो पुलवामा का हमला हो या कोई हो, तो ये सारी बातें चल रही है, लेकिन वही, यानी कहने का मतलब ये बिल्ली के गले में घंटा बांधने वाली बात हो रही है इसके अंदर की। तो ये जिस तरीके से मीडिया की आवाज, पर्टिकुलरली प्रिंट मीडिया की जो आवाज दबाई जा रही है, गवर्नमेंट को तो ये पता रहनी चाहिए ना, एक ही बात होने के चलने वाली नहीं है। देखिए, प्रिंट मीडिया ये एकमात्र ऐसा मीडिया है कि जिसके अंदर फिनिश प्रोडक्ट जो होता है, फिनिश प्रोडक्ट, उसकी प्राइस रॉ मटेरियल से कम होती है। यानी मेरा अखबार समझ लो आज के घड़ी के अंदर 18 पन्ने का एवरेज है, मेरी खुद की प्रिंट कॉस्ट 15 रुपए पड़ती है करीब करीब मुझे। अभी हमारा अखबार तो रोज करीब करीब 4-4.5 लाख कॉपी रोज का छपता है, बिकता है। तो आप सोचिए कि जो अखबार की मेरी प्रिंट प्राइस, प्रिंट प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट मेरी 15 रुपए की करीब करीब पड़ती है,
12 से 15 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी न्यूज प्रिंट व्हाट वी आर यूजिंग। वेदर इफ वी आर यूजिंग इंपोर्टेड न्यूज प्रिंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इंडिजिनियस न्यूज प्रिंट करते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको कवर प्राइस है, वो देशोन्नति का तो भी कम से कम कवर प्राइस इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, 6 रुपए का। लेकिन बाकी के लोग 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए इस तरीके से रखते हैं। और उसके बाद में भी फेस वैल्यू जो रहती है उसके अंदर करीब करीब 40% तो डिस्ट्रीब्यूटर्स या हॉकर्स रहते हैं, वो जो बार बांटने वाले, उनको 40% कमीशन देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी पेट उसके ऊपर है, उनकी मेहनत भी ज्यादा है। घूमना पड़ता है साइकिल पे, लोगों के घर में अखबार डालना पड़ता है, महीना 2 महीने के बाद में पेमेंट आता है। तो ये सारी विषय है। तो इसके अंदर की जो सारी विषय चल रहे हैं, तो जब 15 रुपए का अखबार 5 रुपए में बेचने का काम पड़ता है, उसमें 40% डिस्काउंट देना पड़ता है, तो करीब करीब 1, 2 या 3 रुपए बड़े मुश्किल से रिकवर हो जाते हैं। और एक अखबार के पीछे एवरेज ही 10 रुपए से तो 8 से 10 रुपए तक का जब लॉस लेना पड़ता है, तो सोचिए आपकी ये सारा का सारा चलता तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट का और गला यानी अखबार को वैसा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डीएपी, डीजीआईपी इसकी एडवर्टाइजमेंट टोटली बंद कर दी है। और तो जिस तरीके यानी कहने का मतलब खाना पीना अगर बंद कर देंगे तो आदमी तो मरने वाला है ना, तो उसी तरीके से अखबारों का भी हो रहा है। सबसे बेकार हालत तो पीरियोडिकल्स की है। तो पीरियोडिकल्स तो करीब करीब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 90% खत्म हो गए, 90%। अखबार तो भी काफी हद तक के कंट्रोल हुए हैं। हमारा जैसा सर्कुलेशन यानी कोरोना के बाद में हम लोग हमारा वापिस से लाने में ये हो गए, क्योंकि इसके बीच में इन लोगों ने जो बातें फैलाई थी लॉकडाउन के पहले और के बारे में, अखबार से ऊपर अखबार के कारण भी लोगों के घर में कोरोना आ सकता है, तो कई लोगों ने अखबार बंद कर दिए। तो उसके कारण भी, और इन लोगों ने जो उल्टी सुल्टी ये करी कि नहीं प्रिंटिंग बंद करो, टमका करो, आप प्रिंट करो लेकिन डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो इतनी बेवकूफियां चली जिसकी कोई हद नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री काफी 2 साल में तो पूरी की पूरी बहुत ज्यादा अड़चन में आ गई, खत्म होने पे प्रकार पे आ गई है। जो बेचारे छोटे अखबार थे उनकी भी हालत बहुत खराब हो गई है। तो ये सारी बातों के ऊपर ही बातें निकलनी चाहिए, ओनली फेक न्यूज वगैरह के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके से ये एक ही चीज के ऊपर नहीं है, तो कोरोना के बारे में इतनी सारी फेक न्यूज चल रही है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, या कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? कोर्ट बंद है, और उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है, तो ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के ये वेबिनार के अंदर होनी चाहिए, एक ही विषय के ऊपर नहीं। और कामड़े जी ने वैसे बोला है कि हर आदमी को थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा और जरूरत पड़ती है तो आई थिंक वी विल रेज आवर हैंड सो दैट कामड़े जी उस आदमी को भी थोड़ा मौका देंगे बात करने की। मैंने प्राथमिकता से जैसी काले जी ने बात की उसी तरीके से मैंने भी मेरी कुछ प्राथमिक मैंने मेरी बातें रखी है आपके सामने। और जिस तरीके से कोर्टों के अंदर आजकल कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कोर्ट की तो या आप तो देखिए ना किस तरीके से अर्नब गोस्वामी प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, या कई ऐसे प्रकरण है जिसके अंदर कोर्ट ने यानी क्या बोलेंगे कि देयर इज नो पॉइंट कमेंटिंग ऑन द कोर्ट, बट लेकिन कई विषय ऐसे हुए हैं जो पर्टिकुलरली आप अनिल देशमुख जो हमारे महाराष्ट्र के ये थे गृह मंत्री थे, उनका जिस तरीके से हुआ उन पर यानी कोई आदमी एक सरकारी नौकर जो है वो आरोप करता है, उसके बाद उनको राजीनामा देना पड़ता है, लेकिन वही आदमी के ऊपर जिन्होंने आरोप किया था वो परमवीर सिंह के ऊपर करीब करीब 10 एफआईआर दाखिल हो जाते हैं, कंप्लेंट्स हो जाती है, रिटर्न में एफिडेविट के साथ में हो जाती है, और उसके बाद में वो परमवीर सिंह में और ना कुछ उसके ऊपर। तो ये तो बात जरूर है देश के अंदर की या तो लोकशाही चल नहीं रही है, नौकरशाही चल रही है। तो सारे विषय के ऊपर मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे साथ में जो जुड़े हैं सुमित जी चौहान हैं या हमारे जकीर भाई है, उसके बाद में वामन मिश्रम जी अभी आए नहीं है, आने के बाद में हम लोग सारी चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा इस सारे पहलुओं के ऊपर विषय होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, मैं बाद में बात करूंगा। जी सर, शुक्रिया। ये अलग अलग बहुत सारे विषय आपने एक ही इसमें सामने लाए हैं। इस पर हर हर एक विषय अलग चर्चा का विषय बनाया जा सकता है, अलग अलग हम वेबिनार में उसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। कोरोना का विषय है या जिस प्रकार से कोरोना के पीरियड में
जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहा, सरकार के क्या दावे रहे, जमीनी हकीकत क्या रही, वो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कोहरे सर ने जो दो प्रमुख मुद्दे उठाए उसमें उनमें से एक मुद्दा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, जिसे मैं अभी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं यहाँ पर, वो है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बिना नाखून का, बिना दांतों वाला शेर है। क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तब नोटबंदी के बाद जी न्यूज ने, मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, जी न्यूज ने ये खबरें चलाई थी कि 2000 की नोट में एक चिप है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जीपीएस लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से पत्रकारिता भारत में हो रही है, और ऐसी फेक न्यूज फैलाने वाले चैनल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलग अलग प्रेस के ऑर्गेनाइजेशन है, पत्रकारों के ऑर्गेनाइजेशन है, चैनल्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई या उनको किसी प्रकार से नोटिस नहीं दी गई। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रहा है भारत में। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि फेक न्यूज की तो बात हम करते हैं, लेकिन पेड न्यूज का क्या? पेड न्यूज भी एक प्रकार का प्रोपोगंडा है। चैनल को पैसा देकर, चैनल के मालिक को पैसा देकर अपने मनचाही बातें जो है वो जनता तक पहुंचाई जाती है। तो ये एक दूसरा मुद्दा उनका था। इसके साथ ही मैं इस वक्ता की कड़ी में अगले वक्ता हमारे हैं द न्यूज बिग इस यूट्यूब चैनल के फाउंडर एंड चीफ एडिटर, द शूद्रा इस वेब पोर्टल के फाउंडर एंड चीफ एडिटर सुमित चौहान सर। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बातें हमारे सामने जाहिर करें। सुमित चौहान सर। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत और कुमार काले, आप सभी का एमएन टीवी की ओर से इतनी बेहद ज़रूरी चर्चा के आयोजन के लिए। और पोरे साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, जो हमारे इस जो असल मायने में जो पत्रकारिता है उसके जो बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, उनके साथ से स्क्रीन साझा करना मेरे लिए गर्व की बात है। विषय बहुत ज़रूरी है और जैसा पोरे साहब ने हिंट दिए उसके बारे में कुछ बुनियादी सवाल उठाए, उस कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में जब आप इस मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं तो ये जजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट लगता है। आपने जब उसके पेज वाइज पेज जब आप देखेंगे, उनके रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे, उन्होंने जो जो बातें ऑब्जर्वेशन दी हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीडिया के लिहाज से। क्योंकि मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज जब इस तरह की ऑब्जर्वेशन देते हैं और गाइडलाइन जारी करते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपको 3 महीने में जो है ये गठन करना होगा, तो वो एक अपने आप में बड़ी बात समझी जानी चाहिए। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में मीडिया को लेकर जो है वो बातें कही हैं। तो इस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा और फिर बाकी जो मीडिया से जुड़े हुए जो सवालात हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो इस पूरे केस में डेली थंतई नाम के एक अखबार के एक पत्रकार के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एक स्कूल मैनेजमेंट से जो है वो पैसे लिए और फिर उसके एवज में उनको ब्लैकमेल किया कुछ खबर छापने या ना छापने को लेकर। वो केस ये मद्रास हाई कोर्ट में गया है। मनीला मनम जो एक अलग से एक अखबार या पाक्षिक एक पत्रिका है, उसके एस शेखर को इसमें पेटिशनर बनाया गया है। उन्होंने ये फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में। लेकिन ऐसे तमिलनाडु में जब आप गूगल करेंगे और बल्कि देश में भी, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर फेक न्यूज रिपोर्ट हुई हैं और साथ ही ये भी आरोप लगा है पत्रकारों पे कि वो उगाही कर रहे हैं, वो वसूली कर रहे हैं और खबरें ना छापना या छाप देना उसकी एवज में वो पैसों की वसूली कर रहे हैं। ये इस तरह के मसले आते हैं। इसी उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि कुछ साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तो जी न्यूज के जो एडिटर हैं सुधीर चौधरी और साथ ही उसमें जी बिजनेस के जो एडिटर थे, उनका एक वीडियो जो है वो सामने आया था जिसमें वो जिंदल ग्रुप ऑफ स्टील की कंपनी जो है, उनके जिंदल के साथ में वो 100 करोड़ रुपए की घूस मांग रहे थे कि हम आपके कोल जो एलोकेशन उसके बारे में स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम या जो भी वो चीजें थी उसके बारे में खबर नहीं चलाएंगे और हम आप हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो एडवर्टीजमेंट के रूप में हो या जैसे भी वो फिरौती के रूप में हो। वो वीडियो अभी भी इंटरनेट पे मौजूद होगा। हालांकि दोनों ग्रुप्स में, जिंदल में और चौधरी में अभी सुलह हो गई और कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया है। तो एक तरीके से वो कहते हैं कि हम बरी हो गए, हम कोई मांग नहीं रहे थे। लेकिन वो बात करने का आपने देखा होगा और वो वीडियो देखा होगा तो उससे साबित है कि वहां पर डील हो रही थी, असल में काम हो रहा था।
तो उस वीडियो को एक सबूत के तौर पर अगर हम देखें तो ये बात समझ में आती है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली इस तरह का काम करती हैं। वो खबरें चलाना या ना चलाना उसको तय करने के लिए डील करते हैं। और हम सब लोग चूंकि मीडिया के पेशे में हैं, मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है, तो हम इस बात को अंदर से भी जानते हैं। हम अंदर से भी इस बात को पहचान रहे हैं कि वहां पर किस तरह से ये पेड न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम जर्नलिज्म की भाषा में येलो जर्नलिज्म कहते हैं, पीत पत्रकारिता, वो ये काम उसमें होता है। वो पैसे लेके खबरें छापते हैं और पैसों के जरिए फिर नैरेटिव बनाते हैं। और अभी एक नया जो शब्द है एडवर्टोरियल, अगर आप लोगों ने मास कम्युनिकेशन में पढ़ा हो तो एक एडवर्टोरियल शब्द एक नया है। जैसे एडवर्टीजमेंट होता है और एडिटोरियल होता है, तो उसको मिला के वो खबर के लिहाज से, एडिटोरियल के लिहाज से एक एडवर्टीजमेंट छापते हैं। यानी किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए या किसी संगठन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए उसमें वो तारीफ करते हैं, खबर के लिहाज से उसको खबर की तरह पेश करते हैं। तो पढ़ने वाले को बहुत बार ये पता नहीं चलता कि वो खबर है या फिर वो पेड न्यूज है, लेकिन जिसको एडिटोरियल के नाम पे चलाते हैं। और चैनल्स में भी उस पे पर्टिकुलरली क्लिप चलती हैं, 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो चैनल पे भी चलती है। एडिटोरियल का छोटा सा कहीं पे वो कर्टेसी का डाल देते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन में डाल देते हैं। तो ये समझने की बात है कि किस तरह से मीडिया में पैसे को लेके न्यूज दिखाने का, पेड न्यूज का चलन है। वो छोटे मीडिया संस्थानों में भी है और बड़े से बड़े टीवी चैनल में, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, न्यूज नेशन, तमाम जो बड़े चैनल हैं उन सब में भी है। और छोटे छोटे वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल और छोटी छोटी पत्रिकाओं में, अखबारों में भी ये चलन है और वो चल रहा है। ये बात अभी सब लोग समझते हैं इस बात को। तमिलनाडु हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इसमें इसके पेड न्यूज के साथ साथ में एक बहुत ही कड़ी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि ये दरअसल माफिया की तरह से काम करते हैं ये लोग। ये जो जर्नलिस्ट हैं ये माफिया लोगों की तरह काम कर रहे हैं। और इसमें जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी इस एरिया में आ गए हैं। उन्होंने किसी मीडिया संस्थान को, या तो कोई छोटा मोटा मीडिया संस्थान खोल लिया है, वो उसके संपादक बन गए हैं या पत्रकार बन गए हैं, या फिर किसी मीडिया संस्थान के साथ उनकी एफिलिएशन होती है और वहां से वो आईडी कार्ड लेके, और उस आईडी कार्ड को वो लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वसूली के लिए, ये बहुत ही सख्त ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट में मिलती है हमको। बाकायदा कोर्ट ने ये कहा है कि ये लोग बहुत ही माफिया की तरह, गुंडे मवालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी एसयूवी पे प्रेस लिख के चलते हैं और उसको जो है एक तरीके से प्रेस्टीज बना के और अपने फायदे के लिए, दूसरे को डराने धमकाने के लिए पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल मैनेजमेंट्स को, कॉलेज को, सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए और उनको वहां से पैसे हटने के लिए ये इस प्रेस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये सीरियस ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट की इसमें है। और अब इसको अगर हम समझें तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने जो बात कही है वो काफी हद तक आज के भारतीय मीडिया के संदर्भ में वो सही बैठती है। क्योंकि आप देखेंगे तो मीडिया संस्थानों में बहुत सारे लोग ऐसे भरे होते हैं जो ना किसी मीडिया संस्थान से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की होती है, ना उन्होंने कोई पत्रकारिता में कोई उनके पास अनुभव होता है किसी तरह का काम करने का, और वो किसी भी नाम से कोई पत्रिका, कोई पाक्षिक, कोई पोर्टल कुछ भी शुरू करते हैं, उसके संपादक बन जाते हैं और फिर उसको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं ये लगातार खबरें आती रहती हैं। बहुत बार छोटे छोटे पोर्टल्स के ऊपर भी खबरें आती हैं कि किस तरह से वो उगाही कर रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे, और छोटे अखबारों में, चैनल में तो बल्कि मतलब सीधा सीधा पैसा मांगने के वीडियोस हैं, तो वो तो साबित है कि वहां पर इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस ऑब्जर्वेशन मुझे नजर आती है। इसके अलावा जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने पत्रकारिता के जो उसूल हैं, जो पत्रकारिता की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सवाल उठाया है कि किस तरह की पत्रकारिता जो है वो होनी चाहिए। फेक न्यूज, पेड न्यूज और जो फेक जर्नलिस्ट है, जो नकली पत्रकार हैं, उनको किस तरह से छांटा जाना चाहिए, उनको किस तरह से अलग किया जाना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने इसके लिए दी है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि आपको जो है तमिलनाडु में प्रेस काउंसिल बनाना चाहिए और
उसको उसमें जो है रिटायर्ड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हों और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हों, सीनियर जर्नलिस्ट हों, और वो एक बोर्ड बने और उसके जरिए फिर ये ऐसे मीडिया संस्थानों को मान्यता मिले, वो उसके सदस्य हों, उनको मान्यता मिले और उनकी एक्टिविटी पर वो नजर रखे और उनको आईडी कार्ड वगैरह इशू करते हैं जब, तो उसकी भी लिमिटेशन हो। ये कोर्ट ने कहा है। यानी अभी क्या है कि जिसका मीडिया संस्थान होता है वो चाहे जितने मर्जी अपने एम्प्लॉय दिखा दे और उसको अपने प्रेस कार्ड वो रिलीज कर दे, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप जो है लिमिटेड प्रेस कार्ड एम्प्लॉय के लिहाज से आप उसको जारी करेंगे और इसको ये पीसीटीएन जो बनेगा इसकी परमिशन के बाद ही वो बनेगा, क्योंकि अभी कई सारे राज्यों में जैसे भारत सरकार जो है वो पीआईबी जो है उसकी तहत आईडी कार्ड जारी करती है, उस तरह से स्टेट में भी अलग अलग पत्रकार मान्यता के लिए सरकारी कार्ड दिए जाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, पीसीटीएन बनाइए और वो इसको बात को करेगा। कोई कंसेशन देना है, ट्रैवल कंसेशन है, कोई सुविधा देनी है, प्लॉट देना है, कोई जमीन देनी है, कोई इस तरह का आपको सुविधा देनी है तो वो पीसीटीएन के मार्फत होगा, आप उसमें जो है कुछ मत कीजिए। और कार्ड जो है वो उस लिहाज से दीजिए कि कम से कम जैसे कोई अखबार है तो उसकी 10,000 कॉपी कम से कम जो है वो बिकनी चाहिए। इसमें व्यूअरशिप का भी उन्होंने बोला है कि इतना व्यूअरशिप है उस लिहाज से, हालांकि उसको पार्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है कि 1 लाख व्यूज होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इस बारे में बोला है कि उसको आप एक पैमाना बनाइए और उसके लिहाज से फिर आईडी कार्ड या उसकी मान्यता को जो है आप उसको दीजिए। हालांकि इस पूरे जजमेंट में जब मैंने इसको पढ़ा, 44 पेज का ये जजमेंट है, उसमें वेब जो जर्नलिज्म है, डिजिटल जर्नलिज्म है, उसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन या इसका शब्द इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने कि जो डिजिटल जर्नलिज्म में आज के दिन एक बहुत बढ़ोतरी है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली एक माध्यम बन गया है और वहां पर भी फेक न्यूज जो है और फेक जर्नलिस्ट जो है, पेड न्यूज जो है, ये तीनों बहुत ही धड़ल्ले से वहां पर भी होते हैं, बहुत ही मतलब मनमाने तरीके से वहां होता है। हालांकि इस जजमेंट में उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि जो वेब पोर्टल्स होंगे या जो यूट्यूब चैनल हैं जो ये इस तरह के डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए किस तरह का काम किया जाए। अब उस पे क्योंकि भारत सरकार अपने अलग से कानून जो है वो प्रस्तावित है उनका ओटीटी और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली उस पे लागू होंगे और उसके लिहाज से वो ऑलरेडी एक तरीके से जो है सर्वेलेंस उस पे है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, ये कहना कि आपको काउंसिल बनाना, उसकी मान्यता देना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी और फिर वो तय करेगी कि कौन फेक जर्नलिस्ट है, कौन फेक न्यूज फैला रहा है और किस तरह से उनको आईडी कार्ड दें ना दें, उनके ऊपर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रखें। जब हम सुनते हैं प्राइमा फेसिया, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा सा सुखद अनुभव देने वाले शब्द हमको नजर आते हैं, लेकिन जब हम इस काउंसिल के ही संदर्भ में, कंटेक्स्ट में हम अन्य जो संगठन हैं जो कि स्थापित संगठन है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडिटर्स गिल्ड है, इस तरह के संगठन को देखते हैं, न्यूज चैनल जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है उसको हम देखते हैं, तो ये ऑलरेडी हैं। और जैसा कि पौरे साहब ने बहुत ही शानदार कहा कि ये बिना नाखून के, बिना दांत के जो शेर हैं उसकी तरह से काम करते हैं, कोई एक्टिविटी ये लोग करते नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट के जरिए कोई एक्ट पास करके उस तरह से इनको मान्यता देके कोई एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया है, कोई उस तरह की संवैधानिक मान्यता या उस तरह के शक्तियां इनके पास में नहीं है, कोई सिविल पावर्स नहीं है जिस तरह से जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन के पास कुछ सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, ये एनसीएससी जो है उसके पास कुछ सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, उस तरह से ये इसमें प्रेस काउंसिल या एडिटर्स गिल्ड में ये बेसिकली कुछ होता नहीं है। इट्स अ वॉच डॉग, वो एक वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन की तरह से है, कोई काम होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो नोटिस जारी कर देते हैं, कोई आदमी अगर प्रेस काउंसिल में जाता है, शिकायत करता है किसी मीडिया संस्थान पत्रकार के खिलाफ, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको नोटिस जारी कर देते हैं, उसका जवाब आता है तो उस आदमी को बता दिया जाता है कि ये हुआ है। कोई एक्शन नहीं ले सकती हैं वो, कोई केस पैरवी नहीं कर सकती हैं, किसी तरह का बैन वो उस तरह से नहीं लगा सकती हैं। तो ये पावर्स ना होने से क्या होता है कि कोई वैल्यू इस ऑर्गेनाइजेशन का रहता नहीं है। वो बेसिकली चाय, बिस्कुट, समोसे और गुलाब जामुन खाने का एक तरीके का एक जगह बन जाती है। जो उसके सदस्य हैं वो बैठते हैं वहां पे, चाय पकौड़े खाते हैं, बातें करते हैं और वो निकल जाते हैं। उसका कुछ उस तरह से
शक्तियां नहीं है और कुछ कोई मतलब भी नहीं है। मुझे लगता है कि एडिटर्स गिल्ड या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब पत्रकारों पर हमले होते हैं या उस तरह के छापेमारी होती है, कोई इस तरह की अटैक होते हैं, तो उस समय आप तो कुछ कर नहीं पाते। एक प्रेस रिलीज बना दी जाती है, उस प्रेस रिलीज को जारी कर दिया, मतलब ये काम है पूरी एसोसिएशन का। लेकिन जो मीडिया संस्थान फेक न्यूज खुद फैलाते हैं, जैसा संकेत आपने बताया कि जी न्यूज ने बोला कि चिप है वो उसमें 2000 के नोट में, वैसे ही आज तक की श्वेता जो है उन्होंने बोला कि 2000 की नोट में चिप है और उसको जमीन के नीचे गाड़ देंगे तो वो आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी तस्वीरों को मॉर्फ करके भी डॉक्टर्ड वीडियोस को भी जी न्यूज आज तक लोग चलाते रहे हैं। इंदौर के आसपास का एक बवाल का वीडियो था जिसमें एक लड़के को नकली दाढ़ी लगा के मुसलमान की तरह पेश करके जी न्यूज ने जो है उसको एयर किया। जेएनयू के जो वीडियो हैं उसको मॉर्फ करके डॉक्टर्ड करके उसने एयर किया। और भी बहुत सारे लोगों को, जैसे गौर रजा साहब हैं, उनके वीडियोस को टुकड़े टुकड़े गैंग और नफरत फैलाने का उनकी तरफ काम किया। वो कोर्ट गए तो जी न्यूज को माफी मांगनी पड़ी, स्क्रीन पे उनको माफीनामा चलाना पड़ा। तो उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडिटर्स गिल्ड की कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया। और ये अभी जब अर्नब गोस्वामी को एक्सटॉर्शन के केस में, मतलब वो आदमी किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और एक्सटॉर्शन और इस तरह के जो आरोप में वो गिरफ्तार हुआ है, वो जर्नलिज्म के काम को लेकर गिरफ्तार नहीं हुआ है कि उसकी रिपोर्टिंग को लेकर कुछ हुआ हो, ऐसा नहीं है। उस पर अलग चार्जेस थे। उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि वो मुंबई पुलिस के एक्शन की जो है वो उसको कंडेम करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि वायलेंस इज इट्स नॉट गुड इवन फॉर द बैड जर्नलिज्म। वो शब्द उन्होंने पार्टिकुलरली प्रेस रिलीज में लिखा था कि जब आप मान रहे हैं बैड जर्नलिज्म है तो आप उसके खिलाफ जो है एक पूरा का पूरा आपको एक स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि बैड जर्नलिज्म है क्या, और ये बैड जर्नलिज्म करने वाले लोगों को हम प्रेस काउंसिल की सदस्यता नहीं देंगे, हम खारिज कर देंगे, इनको भगा देंगे। एडिटर्स गिल्ड में, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन में, पीआईबी में, इनमें हम लोगों को इनको रखेंगे, इनको भगा देंगे, इनको मान्यता नहीं देंगे। और जो इस तरह की फेक न्यूज, पेड न्यूज और ये एडवर्टोरियल और इसके नाम पे ये उगाही और ये सब करेगा, उसको हम भगा देंगे। तो ये काम नहीं होता है। और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनती है तो मुझे लगता है उसका कोई मायने बहुत ज्यादा नहीं होंगे, और उसका कोई बहुत अर्थ भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिर आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं। आप वहां पे जो है स्टेट में आपके पास भी कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी नहीं, सिविल पावर्स आपके पास में कुछ होंगी नहीं, तो आप करेंगे क्या? आप बेसिकली स्टेटमेंट जारी करेंगे, प्रेस रिलीज जारी करेंगे, चाय पकौड़ा खाएंगे और फिर आप चले जाएंगे। ये जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड काम करिए, उसी तरह से आप वहां पर भी काम करेंगे। तो इसमें जरूरी ये है कि क्योंकि भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो देश की विधानसभा और देश की संसद के पास में है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो जजमेंट में जो इन्होंने कहा बनाने के लिए, ये दरअसल जुडिशियल एक्टिविज्म है। उन्होंने अपने एरिया से बाहर निकलकर जो है इंक्रोच किया है। एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास नहीं है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। उन्होंने इंक्रोच किया है उनके एरिया को और कहा है कि इस तरह से संगठन बनाओ, ये इसको ऐसा करो। तो न्यायपालिका ने भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। तो चूंकि विधान पालिका के पास में कानून बनाने का हक है, तो अच्छा ये रहे कि देश की जो संसद है, जो विधानसभाएं हैं, वहां पर बाकायदा इसके ऊपर एक बिल आए, वो बिल पास हो, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए इस तरह के स्वायत्त संस्थान जो हैं उनको संवैधानिक दर्जा देते हुए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देते हुए, अधिकार उसके परिभाषित करते हुए संस्थाओं का निर्माण हो, तब वो जाकर फायदा होता है। तब उसके पास में जैसे शेड्यूल कास्ट और कमीशन है, ओबीसी कमीशन आप लोगों ने बनाया है, अल्पसंख्यक कमीशन बनाया है, उस तरह से इस तरह के एक प्रेस कमीशन बनाइए और उसमें बाकायदा अधिकार दीजिए, उसको पावर्स दीजिए, उसको सिविल मजिस्ट्रेट की पावर्स दीजिए, वो नोटिस कर सके, सुनवाई कर सके, और कुछ कुछ मामलों में अगर हो तो कुछ विशेष अदालतें भी गठित हों जिसमें इस तरह से जुड़े हुए मसलों पर, मीडिया से जुड़े हुए मसलों पर शिकायतों का सुनवाई हो, निवारण हो, उनके ऊपर जुर्माना लगाना हो, दंड देना हो, बैन करना हो, इस तरह की एक्टिविटी करने की उनके पास जो है ये अधिकार हो, तब तो वो उसका फायदा है। सिर्फ बना देने से तो बहुत ज्यादा काम होगा नहीं मेरी नजर में।
लेकिन यहाँ पर खतरा ये है कि जब इस तरह की पावर्स आप देते हैं किसी संगठन को, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, तो वहां पर एक तो सत्ता का दखल हो सकता है बहुत ज्यादा, कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें सत्ता का दखल हो, अपने लोगों को वो अपॉइंट कर दें, और फिर जो सत्ता से सवाल करने वाले जो चुनिंदा लोग होंगे, जो विरोधी आवाज होंगी, उनके ऊपर फिर अननेसेसरी आप उनको हैरेस कर सकते हैं, आप उनको परेशान कर सकते हैं। बैन करने का अगर आपके पास अधिकार है तो हो सकता है आप उनको बैन कर दें, उनको किसी तरह की सजा दे दें, तो ये एक खतरा बनेगा। तो इसके लिए मतलब एक बाकायदा सिलेक्शन पैनल होना चाहिए, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, सरकार का कोई नुमाइंदा हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हों, और उसके सिलेक्शन जो है उसमें भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष लोगों को उसका चुनाव करके, और जो मेंबर्स हैं उनके वोट की भी वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद में जो है उसका चुनाव होना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसकी कैटेगराइजेशन हो, और फिर मतलब एक खतरा तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो किसी भी पक्ष की तरफ झुक सकते हैं, वो जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए सूचना आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त है हमारे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, सीएजी हैं, वो मतलब संस्थानों के तो अध्यक्ष वही हैं, संस्थान तो वो चला रहे लेकिन काम नहीं कर रहे, मतलब उस तरह से जो उनका काम है वो काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो ये संस्थान बन जाए और फिर उनके जो चेयरपर्सन होंगे अगर वो भी सरकार के हिसाब से काम करेंगे, तो फिर इनका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात जरूर है कि मीडिया पर नजर रखने के लिए उस पे एक ओम्बुड्समैन टाइप की एक अथॉरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उसको उसके ऊपर नजर रखे और उसमें उनको सजा दे, जो जो वायलेशन वो करते हैं, जो जिस तरह की वो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, एक पूरी पॉलिसी बननी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये देश के विधानसभाओं में और देश के संसद में, क्योंकि कानून बनाने में सबसे सर्वोच्च वही है, वहां पर बहस हो और फिर उस पर कानून बने, और फिर उसके हिसाब से ये चीजें जो हैं, कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीजें जो हैं वो तय होनी चाहिए, तब जाके तो फायदा है। अदरवाइज इसका एसोसिएशन बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो भाई भतीजावाद, वो जातिवाद, और फिर अपने चहेते लोगों को आईडी कार्ड इशू कर देना और विरोधी लोगों को ना करना, उनको मान्यता ना देना, उन पर उनको अपने एसोसिएशन का हिस्सा ना बनाना, इस तरह के काम होंगे तो उससे डिवीजन बढ़ेगा, और एक तरीके की कास्ट और जो अपर कास्ट अपर क्लास जो हेजेमनी है वो बढ़ेगी इस मामलों में, क्योंकि सारे संस्थानों पर कब्जा वो लोग कर लेते हैं। तो वहां पर ये बोर्ड बने तो उसमें डायवर्सिटी का भी ख्याल रखा जाए, कि कास्ट बेस्ड जेंडर बेस्ड जो है वो डाइवर्सिटी रहे वहां पर, और वो बोर्ड जो है वो अच्छे से काम करें। तो इसमें ये भी होना चाहिए। हमारे मैं तो ये मांग करूंगा कि अगर ऐसा बनता है तो उसमें हमारे लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अदरवाइज फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप माइनॉरिटी के लोग रखिए, अदरवाइज आप तो भगा देंगे, रखेंगे ही नहीं, उनके लोगों का इंटरेस्ट को कौन वहां पे प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मीडिया संस्थानों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जजमेंट है, और इस पे बात मीडिया संस्थान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे जो है हाई कोर्ट ने मीडिया संस्थानों के ऊपर ऐसा हमला किया है कि मतलब उनको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। माफिया शब्द का इस्तेमाल किया है, फेक जर्नलिस्ट का इस्तेमाल किया है, और उनको बोला है कि आप जो हैं मतलब पत्रकार के रूप में आप कितने बड़े गुंडों की तरह काम करते हैं, उगाही करने वाले गली के गुंडों की तरह काम करते हैं। ये हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने जिक्र किया है। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि ये प्रेस के जो लोग हैं, इनकी जो सो कॉल्ड प्रिविलेजेस हैं, कुछ विशेषाधिकार हैं, उस पे भी लिमिटेशन होनी चाहिए। जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन का जिक्र किया और ये बात कही कि किस तरह से जो उनको असैसिनेट करने जो लोग आए थे, वो उन्होंने अपने आप को प्रेस का आदमी बताया, रिपोर्टर बताया, और उनको एक्सेस मिल गई वहां उनके तरफ जाने की, उस एरिया में जाने की परमिशन मिल गई। तो अभी प्रेस के कार्ड के जरिए बहुत सारे लोग कुछ प्रिविलेज भी उठाते हैं। टोल टैक्स ना देना, उसमें भी वो लोग लड़ाई करते हैं, पुलिस से चालान बच जाता है, कुछ रियायतें मिल जाती हैं, आप बिना टिकट के कहीं यात्रा कर रहे हैं तो दिखा दीजिए तो आपका थोड़ा काम हो जाता है, किसी सरकारी विभाग में चले जाते हैं तो वहां पे कुछ काम हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रेस कार्ड का मिसयूज भी माइक्रो और बड़े लेवल पे दोनों जगह पे होता है। रजत शर्मा, सुधीर चौधरी जैसे लोग 100 करोड़ की डील करते हैं, वो सीधी सीधे वीडियो में सामने आया है। और ये जो
अखबार के जो छोटा, जिसके बारे में इन्होंने डेली थंतई इस नाम के अखबार के, जब वो बोला, वो स्कूल मैनेजमेंट से 10-20 हजार रुपए की मांग कर रहा होगा, है ना, 1 लाख की मांग कर रहा होगा। तो ये छोटे लेवल पे छोटा अमाउंट, बड़े लेवल पे बड़ा अमाउंट, काम सारा होता है, सारा का सारा काम होता है, सरकारी भी काम होता है, प्राइवेट लोगों से भी पैसा उठाते हैं। और ये आप देखिए कि जो स्ट्रिंगर्स हैं, आप मतलब हम लोग क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली नोएडा के मीडिया बड़े संस्थानों में काम किया है, तो हम लोग दिन भर खटखट करते हैं, वहां पे काम करते हैं, बहुत ही प्रेशर का काम होता है, वहां काम करते हैं, थक हार के अपना काम करके आते हैं, फिर भी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, किराए के घर पे, किराए के चीजों में रह के किसी तरह जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रिंगर्स हैं, जो जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक की जो माइक आईडी लेके घूमते हैं, वो आपको एसयूवी में चलते हुए आपके एरिया में नजर आएंगे। व्हाट दे डू, वो उस माइक आईडी से, अपनी उस पत्रकार की मान्यता से वो लोकल एरिया में दखल रखते हैं, वहां पे किसी को पोस्टिंग कराना, किसी को ठेका दिलाना, किसी का ट्रांसफर कराना, किसी का केस पुलिस से सॉल्व करा देना, या किसी की पेड न्यूज करवा देना, उससे वो खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये एक जाहिर सी बात है, क्योंकि स्ट्रिंगर को, भारतीय मीडिया का एक स्टैंडर्ड है कि एक स्ट्रिंगर को जब वो कोई वीडियो स्टोरी भेजता है, क्योंकि मैं टीवी का आदमी हूं तो मैं उसके अनुभव बता रहा हूँ, एक स्ट्रिंगर को 500 रुपए एक स्टोरी के मिलते हैं, आज भी वो नेशनल मीडिया का स्टैंडर्ड है। कोई ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, 500 रुपए मिलते हैं जब उसकी स्टोरी चलती है। लेकिन फिर भी वो बड़े, मतलब चूंकि हम लोग स्ट्रिंगर से मिले हैं अपने जिलों में, जब हम होम टाउन जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी एरिया में काम करने जाते थे, तो हम मिलते थे स्ट्रिंगर से, क्योंकि लोकल सोर्स आपका वही होता था, वही आपको चीजों से मिलवा रहे। तो वो एसयूवी में हमको लेने आता था। मतलब हम लोग देखते थे कि ये देखिए, ये आदमी जो है, शायद ये इसको ज्यादा पैसे मिलते होंगे, लेकिन जब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो किस तरह से कमाते हैं, ये एक सवाल आता है। और हाईकोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि पत्रकारों को अपनी इनकम के बारे में बताना पड़ेगा कि उनको इनकम कहाँ से हो रही है, इसके बारे में ये हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में बात बोली है। और साथ ही मीडिया घरानों को भी ये बात बोला है कि आप जो है टीडीएस उसका काटते हैं कि नहीं काटते हैं, आप उसका जो है आप जो पैसे हैं वो किस तरह से देते हैं, उसका मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, किस तरह की सुविधाएं हैं, कहाँ पे कौन डिडक्शन हो रहा है, इसका भी आपको पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा। और उसके बारे में सरकार को अपने एम्प्लॉय के नाम, उसके बारे में जानकारी, कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अभी क्या होता है कि बहुत सारे मीडिया संस्थानों में बहुत सारे लोगों का आर्थिक तौर पे शोषण भी होता है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में बहुत ही कम सैलरी मिलती है। कितने महीनों तो बच्चों से, जो नए मीडिया संस्थानों से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनसे इंटर्नशिप के नाम पे फ्री में काम कराया जाता है महीनों महीनों तक। मतलब भारत में बंधुआ मजदूरी जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन वो एक इंटर्नशिप के नाम पे बंधुआ मजदूरी साल साल भर बच्चों से करवाई जाती है, और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई ट्रैवल नहीं दिया जाता, और फिर 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में उनको असिस्टेंट प्रोड्यूसर या फिर अप्रेंटिस की कोई पोस्ट देके उसको काम करवाया जाता है। और जबकि आप देखेंगे दिल्ली में जो मिनिमम वेज है वो 14,000 से ज्यादा है। मतलब मिनिमम वेज से भी वो कम मीडिया संस्थान के अपने पत्रकार को पैसा देते हैं। स्किल्ड लेबर जो है वो 18,000, उससे भी कम पैसा उसको देते हैं। ये एक मतलब हैरानी करने वाली बात है कि मीडिया संस्थानों में किस तरह से शोषण होता है। प्रिंट मीडिया में बेहद कम पैसा लोगों को मिलता है। 10,000, 20,000, 25,000 में पूरी पूरी जिंदगी लोग काम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं। किस तरह से उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, किस तरह से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, रिस्क कवर उनके पास में होना चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिलती। मजीठिया वेज कमीशन प्रिंट के लिए बनाया गया था। मजीठिया वेज कमीशन ने बाकायदा अपनी सिफारिशें दी कि किस तरह से सैलरी जो है वो अपने पत्रकारों की तय होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम सैलरी 25,000 हो, 30,000 हो, और ये सुविधाएं मिले। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला उन्होंने मजीठिया वेज कमीशन ने लगाया। लेकिन आज तक किसी भी प्रिंट मीडिया ने जो है उसको नहीं किया। उन्होंने, बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने क्या किया, जैसे दैनिक भास्कर का मैं नाम लूं, जिसको आजकल कुछ लोग क्रांतिकारी कहते हैं। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि क्रांति होती क्या है, किस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाते हैं आपका। दैनिक भास्कर ने क्या किया कि मजीठिया वेज कमीशन पे जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि ये अब आपको लागू करना है, तो उन्होंने प्रिंट के जो अपने एम्प्लॉय थे उनको डीबी भास्कर नाम से एक अलग से डिजिटल कंपनी खोल दी उन्होंने अपनी, जो डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए, अपनी जो मनी भास्कर और दैनिक भास्कर की वेबसाइट है। और अपने जो
प्रिंट के जो जर्नलिस्ट थे उनको डीबी भास्कर का आईडी कार्ड इशू किया और उनको दिखाया कि ये डिजिटल मीडिया के हमारे एम्प्लॉई हैं, और उनको फिर वही 15,000 की सैलरी पकड़ा दी, जबकि वो मजीठिया वेज कमीशन के हिसाब से 30,000 रुपए से कम उनको सैलरी दी जानी चाहिए थी। तो उन्होंने ये काम किया और बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया। अब इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, कोई इन्होंने जो है उसको लागू कराने में भूमिका नहीं निभाई, कोई लोग ये कोर्ट नहीं गए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपने उसकी बात नहीं मानी, कमीशन की बात नहीं मानी, कोर्ट की बात नहीं मान रहे, उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी हो, उस पर बैन करने की बात हो। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड, इन एसोसिएशंस ने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये पत्रकारों के शोषण, उनकी हितों का जो है कोई ख्याल ना रखना, उस मामले में इस तरह की काउंसिल्स कोई मदद नहीं करती हैं। मैंने अभी आपको मालूम होगा जब मैंने न्यूज नेशन से इस्तीफा दिया तो उस समय कोविड की फर्स्ट वेव में मेरे टीम के 27 लोग जो हैं मेरे डेस्क पे जो हैं वो लोग कोविड पॉजिटिव हुए, और वहां पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी कोविड को लेके, कोई वहां पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं था कि इनकी डेथ हो जाए तो परिवार को कोई कंपनसेशन मिलेगा, कोई इस तरह की सुविधा मिलेगी, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैंने जब एचआर से सवाल किया, अपनी एडिटोरियल टीम से सवाल किया, तो फाइनली मुझे इस्तीफा देना पड़ा वहां पे कि मैं आपके लिए सुसाइड नहीं कर सकता, दैट इज सुसाइडल, क्योंकि एक लोग इतने परेशान हैं और आपके पास में मतलब कोई पॉलिसी नहीं है आपके लोगों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो मीडिया संस्थानों से ये कहे कि आप अपने लोगों के लिए, जब एक डिजास्टर है, एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में इतने लाखों लोगों की मौत हुई है, तो आप पॉलिसी बनाइए। वो नहीं कर रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उस प्रेस काउंसिल का होना ना होना मतलब कोई मायने नहीं रखता। वो एक तरीके का वही शेर भी क्या ही मतलब बिना दांत का, बिना उसका, बल्कि वो कुत्ता कहे तो अलग बात है, कुत्ता भौंक तो लेता है, ये तो भौंकता भी नहीं है, वो ऐसा वाला शेर है ये एकदम बेकार संस्थान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई इनकी वैल्यू है नहीं मीडिया में। और किस तरह से इनको यहाँ बोलते हैं दिल्ली में, कोई वहां बैठ के बस पत्रकार जो है वो शराब पीते हैं रात में बैठ के, सरकार के अपनी डील करते हैं और चाय पकौड़ा खा के वहां से निकल जाते हैं, कोई इनका लेना देना है नहीं पत्रकार और पत्रकारों की मर्यादा के लिए या उसके अच्छे काम के लिए लोग नहीं करते हैं कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि जब अगर प्रेस काउंसिल तमिलनाडु में बनती है और बाकी राज्यों में भी बने तो उसको कुछ अच्छी पावर्स मिले विधानसभा के जरिए। मैं कोर्ट के जरिए इस तरह की पावर्स का मैं पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंक्रोच कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। संवैधानिक दायरा है, आपको अपना संवैधानिक दायरा बना के रखना चाहिए। ये विधानसभा और संसद का काम है, वो करें, हमारे लोगों की भागीदारी दें, डाइवर्सिटी लाएं उसमें बोर्ड में, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, और अल्पसंख्यक समुदायों को उनको प्रतिनिधित्व दें, और मीडिया को स्टैंडर्ड एक उसमें फॉर्मेट में लेके आए। फालतू के जो ये मीडिया संस्थान हैं इन पर जो है लगाम लगाएं, और जो कोई फेक न्यूज फैलाता है, साबित हो जाता है कि उसने फेक न्यूज फैलाया है, तो उसको बैन भी कीजिए, उस पर जुर्माना लगाइए। सिर्फ विरोधी अपने लोगों को परेशान मत कीजिए कि आप जो सरकार से सवाल करते हैं उनको टारगेट कर दें, और सुधीर चौधरी और आज तक जैसे जो लोग हैं वो मजे करें, उनको रजित शर्मा जैसे लोगों को पद्म भूषण मिल जाए। हाँ, वो अरुण जेटली के क्लासमेट थे, वो एबीवीपी के इधर कार्यकर्ता थे दिल्ली में, उनके साथ में वो रहते थे, उसको उन्होंने वो पद्म भूषण दे दिया। बाकी लोगों को वो परेशान करते हैं, आजकल बोल दिया सर्वे कर रहे हैं, ईडी की आईटी की रेड हो जाती है तो सर्वे का नाम उनको दे देते हैं। तो ये परेशान ना करें, और इस तरह का अगर संगठन बनता है और उसमें वाकई में संजीदगी से कुछ प्रावधान काम होते हैं, तभी मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के इस जजमेंट का सही तरीके से पालन हो सकता है और पत्रकार और पत्रकारिता के हित में कुछ फायदा हो सकता है। अदरवाइज एक और बिना नाखून और बिना दांत का शेर जो है वो क्लोन करके वहां बना देने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जी। शुक्रिया सुमित सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल डिटेल में अपने अनुभव के साथ में आपने बताई है। दो तीन बातें जो आपने महत्वपूर्ण बताई, एक तो मद्रास हाईकोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस वर्तमान मीडिया के बारे में अपने आप में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो नकारता है उनकी, या उन्होंने जो काम नहीं किए, एक्चुअली वो काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। इस वजह से मद्रास हाईकोर्ट को इस तरह से तीखी टिप्पणी करनी पड़ी, या अपने जजमेंट में वो बातें लिखनी पड़ी। आपने सजेशंस भी दिए हैं,
होप कि डीएमके जो सरकार है, स्टालिन की जो सरकार है, वो हमारा एमएनटीवी देखे और आपके सुझावों को वो इम्प्लीमेंट करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। इस कड़ी में अगले वक्ता के तौर पर मैं दिल्ली सियासत के एडिटर जहीरुद्दीन अली खान साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपनी बातें जो है, अपने विचार, अपने ख्यालात हमारे सामने रखें। जहीरुद्दीन अली खान साहब। जी जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं जस्टिस किरू बकरन साहब को और विल मोर्गन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी मुबारकबाद दूंगा कि पहली बार कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई न्यूज़पेपर हो या चैनल हो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि बेसिकली ये जो जजमेंट है वो एक अखबार के जर्नलिस्ट के ऊपर और एक आइडल के चोरी के ऊपर है पूरा। मगर मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा वो रहेगा ये जजमेंट की अगर हर स्टेट में प्रेस काउंसिल कायम हो जाए विद टीचिंग पावर। जैसा मेरे से पहले जो मुखर्रिर थे उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस काउंसिल हो, कोई किसी की उसकी वैल्यू ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि प्रेस काउंसिल भी अपॉइंट होती है गवर्नमेंट से। एडिटर गिल्ड के इलेक्शन होते हैं मगर ना उनके पास फंड्स है, ना उनके पास कोई नेशनल लेवल का प्लान है एक्सपेंशन का। जैसा हर स्टेट में हो सकता है एडिटर्स गिल्ड बन सकती है और वो नहीं बना है। मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी 25 को एक एक्ट लाई थी डिजिटल मीडिया के बारे में, कंट्रोलिंग एथिक्स मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, वो भी अच्छी बात है। और ये जो जजमेंट है इसमें ऐसा दिख रहा है कि पूरे प्रेस को जस्टिस साहब ने नंगा कर दिया और हकीकत की बात है, क्योंकि ये जजमेंट में लिखा है कि इम्पोर्टेंस इज गिवन टू व्यूज देन न्यूज, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू योर आइडियोलॉजिकली एंड योर एजेंडा देन न्यूज। अब न्यूज का जो कॉन्सेप्ट था वो टोटल चेंज हो गया है। आज हमारे तेलंगाना की बात करूंगा मैं, जितने न्यूज़पेपर्स है या जितने बड़े चैनल्स है, दे आर ओन्ड बाय आइदर रूलिंग पीपल और हाई कास्ट पीपल, नॉट ए सिंगल मीडिया इज ओन्ड बाय SC ST। तो ये पूरा इसको ये लोग अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। जब वो कंट्रोल, और यहाँ पे तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में वही हो रहा है, तेलंगाना में ये हुआ है कि हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर 5-7 पूरे चैनल्स खोल लिए हैं, पूरे न्यूज़पेपर्स खोल लिए हैं। जैसा कि करंट चीफ मिनिस्टर का भी टीवी है, करंट चीफ मिनिस्टर का तेलुगु अखबार है, करंट चीफ मिनिस्टर का तेलुगु चैनल है, हिंदी चैनल है, वैसा ही राजशेखर रेड्डी का है। हर जगह ये लोग क्रोनी जो पॉलिटिकल है उनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के वास्ते मीडिया हाउसेस खोल लिए हैं। और जैसा कि मेरे से पहले बोले साहब के 15 रुपए में अखबार छपता है, 12 रुपए में कॉस्ट होती है और बेचते हैं 3 रुपए में, 2 रुपए में। तो आप बोलिए कि एक मीडिया कर चैनल या मीडियम क्लास लोग कहाँ से चलाएंगे? अगर 20,000 का भी अगर सर्कुलेशन है, अगर 8-10 रुपए उसका ब्रेक इवन का कॉस्ट है, तो 1,60,000 इंटू 30 दिन बोले तो 1,60,000 इंटू 30 बोले तो 48 लाख हो गए। कहाँ से लाके जर्नलिस्ट या मीडियोकर लोग जो जर्नलिज्म से शौक रखते हैं, कहाँ से लाके कमाएंगे? अच्छा, अब ये हो गया है कि अखबारों की सैलरीज भी नहीं दे सकते हैं अखबार वाले। हम खुद सियासत की बात करूं मैं, दूसरों की नहीं, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे ला दिए हैं। 2015-16 तक हम पूरों को वेज बोर्ड के हिसाब से सैलरी दे रहे थे, मगर अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे नेशनल इंटरनेशनल पूरे हर जगह इंडिया में पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे हो गए। अच्छा, तीसरी बात जो यहाँ पे लिखे हैं कि पेड न्यूज है, पेड न्यूज का तो इतना बड़ा हो गया है। जैसा भाई ने कहा कि आप जर्नलिस्ट इंगर्स को 500 रुपए बड़े चैनल्स देते हैं और छोटे छोटे चैनल्स तो कुछ भी नहीं, कार्ड दे देते हैं,
और उसको बोलते हैं इश्तिहारात लाओ, एडवर्टाइजमेंट लाओ, और एडवर्टाइजमेंट जब लाएगा तो उसको कमीशन के थ्रू उसको सैलरी के वैसा मिलता है, तो उन्हें जाके ब्लैकमेल करता है, उन्हें जाके अखबार की पूरी पॉलिसी को बर्बाद कर देता है। एथिकल इलीगल प्रैक्टिसेस 100% हो रही है पूरे अखबारों में, ये जिसके बारे में ये एक ऑर्डर है, कॉमन ऑर्डर है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। डेली थंत्री का एग्जाम्पल दिया, और मल्टीट्यूड ऑफ प्रेस के ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, जैसा कि सब वो पॉलिटिकली लिंक्ड है प्रेस क्लब्स, हर जगह एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, जैसा अंबेडकर साहब के ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में या तेलंगाना में, मैं समझता हूँ हजारों वैसे प्रेस के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। और ये जो जजमेंट है कि लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशंस और फेक जर्नलिस्ट, हो गया क्या है कि जर्नलिस्टों में भी जितने राउडी एलिमेंट्स थे, जितने क्रोनिक कैपिटलिस्ट थे, आज उनको जर्नलिज्म में आने की जरूरत पड़ गई है। क्यों? कि उनका एक ही एम्बिशन है, आज जर्नलिस्ट बने, कल एमएलए बने या एमपी बने, इतना पैसा कमा ले आज। तो ये जो ट्रेंड्स आए हैं हिंदुस्तान में खास तौर पे, और ये जजमेंट अगर खोले, अगर दिल से पढ़े हैं आप, अगर उसको वो करे हैं, तो वो प्रेस को कंपेयर करा है पॉलिटिशियन से, पुलिस से, प्रोस्टिट्यूशन से और पिंपों से, वही लेवल पे लाके ठहरा दिया है कि आज प्रेस का ये हाल हो गया है हिंदुस्तान में। ऑल स्टार्ट्स विद पी एंड ऑल हैव कम इनटू द सेम कैटेगरी। दूसरी बात है कि ये जजमेंट में बहुत अच्छा कहा गया है कि मीडिया इज ए मल्टी जेनरिक एंड मीडिया हैव टेस्टेड ब्लड। देखिए, करप्ट और क्रोनी कैपिटलिस्ट, लैंड ग्रैबर्स और गांजा सप्लायर्स, ये जब छोटे छोटे चैनल्स खरीद लेंगे, अखबार चलाएंगे, तो क्या होगा जर्नलिस्टों का, क्या होगा पुलिस वालों का। हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हजारों एवरीडे मर्डर होता है, वहां पे लैंड्स के वैल्यू इतने बढ़ गए हैं कि पूरे पुलिस स्टेशन जो है उसको एयर कंडीशन कर दिया गया है बाय लैंड ग्रैबर्स, और वो सिर्फ और सिर्फ ये लैंड ग्रैबर्स और ऐसे लोगों की सपोर्ट करता है जो माहाना रोजाना भत्ता देता है। तो कहाँ से गरीब आदमी को जस्टिस मिलेगा ये सब चीजों से? तो ऐसे ऐसे चीजें हो रहे हैं, हमारे ख्वाबों में, ख्यालों में भी नहीं सोचे थे। एक मुझे याद है 2007-8 में एक वैन की स्टडी थी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स की, कि हर अमेरिका में, उसमें ये स्टडी में ये कहा गया था कि अमेरिका में हर सिटी में 1 या 2 मैक्सिमम अखबार रहेंगे, और अमेरिका में वो बात की गई थी 6-7 में, और ये 2019 या 20 तक ये सिस्टम आ जाएगा। आज देखिए आप, पूरे अमेरिका में बड़े बड़े मैगजीन्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स बंद हो जा रहे हैं, डिजिटलाइज हो जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान में जैसा मेरे पहले मुखर्रिर कुमार साहब ने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ क्या है एक, वो मुझे बहुत अफसोस भी होता है उसका एग्जाम्पल। हिंदुस्तान में जो मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे 2012 में, 2009 में मायावती ने एक नया ट्रेंड शुरू करा था, मुस्लिम एंड जाट कॉम्बिनेशन, मुस्लिम एंड दलित कॉम्बिनेशन। तो वेस्टर्न यूपी में स्वीप कर गई थी वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2009 में। स्टेट गवर्नमेंट उनकी 2007 में थी और 2009 में स्वीप करे थे दलित्स और मुस्लिम्स मिलके इलेक्शन में, जबकि उसका ट्रेंड ये था कि जाट्स और मुसलमान रूल कर रहे थे वहाँ वेस्टर्न यूपी में फॉर लॉन्ग, और पहली वो पार्ट था इंडिया का जहाँ से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया था। मगर ये पॉलिटिकल जो नुकसान हुआ था, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ था, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ था। जब 2012 में अखिलेश की गवर्नमेंट आती, सपोज टू बी ए सेक्युलर पार्टी, और वहां आके दंगे मचा देती है पूरा, उसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व थी, अखिलेश, मगर उसमें जो सब में इम्पोर्टेंट रोल था वो जागरण अखबार का था। जागरण अखबार
जो हिंदी का है, जो बहुत कम्युनल है, राइटिस्ट है, वो समवेयर अराउंड 2010-11 इनकलाब को खरीद लिया। जब इनकलाब उर्दू जो मुसलमान पढ़ते हैं उनकी जबान है और जागरण हिंदू है, दोनों साइड से आग लगाई गई, दोनों साइड से आग लगाई। ना प्रेस काउंसिल कुछ करी, ना कोर्ट के जजमेंट कुछ कर सकते, ना एडिटर्स गिल्ड कुछ करे, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल है। कोई इन डेप्थ जाके क्या रीजन है। अब 2014 का जो राइट्स है मुजफ्फरनगर में, दैट हैज चेंज द हिस्ट्री। आप कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी 70-80 में से 70 सीटा नहीं जीती थी यूपी में। इट वाज ऑलवेज ए डिवाइडेड वोट। अब वहां पे ये हुआ कि टोटल कम्युनलाइज हो गया, मुसलमान की वैल्यू खत्म हो गई, पूरे हिंदूज कम्युनलाइज्ड होके पूरे बीजेपी को वोट डाले, ना मायावती जीत सकी ना, और 2019 में भी वही हुआ। तो अब ये जो अखबार है, इतने बड़े मालिकान हैं, हिंदुस्तान का सबसे पहले एफडीआई आया था इनके पास से आया था, और वो खरीद लेते हैं, मुसलमानों की भी मेंटालिटी को मोल्ड करते हैं, वो हिंदुओं की भी मेंटालिटी को मोल्ड करते हैं, दोनों को जैसा मुर्गों को लड़ाते हैं ना, ये हमारे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में बहुत होता है, वैसा लड़ा के पॉलिटिकल पावर ले लेते हैं। तो ये बहुत खूब अच्छी बात है कि मद्रास का जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट में 16 पॉइंट्स दिए हैं। हो सकता है कि डिजिटल मीडिया को भी इंक्लूड किया जाए। आज ये हो रहा है, जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट डिजिटल मीडिया के साथ जीती है, हो सकता है आइंदा 2024 में डिजिटल मीडिया ही उनको हराएगा। आप यकीन माने या ना माने, अगर कोई SC ST या मुसलमान या OBC के कोई इश्यूज आता था, तो ये जो ब्राह्मणिकल मीडिया है, कभी उनके अगर आप कोई प्रेस रिलीज भी दिए तो उनके कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता था। मगर ये डिजिटल मीडिया की वजह से जो एम्पावरमेंट हुआ हमारे, खास तौर पे हमारे लोगों का, हाँ, इसमें बहुत सारे हेट स्पीचेस चल रहे हैं। आज एक नया ट्रेंड देख रहा हूं मैं, जो लोग है RSS, जो बीजेपी के लोग जो है कमेंट्स करते थे मुसलमानों के खिलाफ हेट, आज उसके जवाब में मुसलमान भी कमेंट्स करते थे। जो यूट्यूब मॉनिटर करता था, ये करता था, मगर आज मुसलमान कमेंट्स करना छोड़ दिए हैं और वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं मुस्लिम्स के नाम पे। आज हम मीडिया में, चाहे वो SC का हो, ST का हो, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशंस अगर रिपोर्ट करना शुरू करे तो वो ये सब मीडिया, यूट्यूब हो, डिजिटल हो, ये सब चीज बैन हो जा सकती। आज देखिए, आज पूरे जो क्या भक्ता बैठे हुए हैं, हु कंट्रोल्स यूट्यूब, हु कंट्रोल्स गूगल, हु कंट्रोल्स फेसबुक, हु कंट्रोल्स व्हाट्सएप, ये पूरे भक्ता बैठे हुए हैं। पूरे ये कंपनियों में हमारे इंडियंस काम करते हैं और वो आइडियोलॉजी को वो हो गए। अगर हम लोग अगर ऐसे चीजों को रिपोर्ट करना शुरू करेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, मगर क्योंकि ये नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम रिपोर्ट करना चाहेंगे। अगर कोई इस्लाम के फेवर में कमेंट करता है कोई हिंदू आके, जिससे और भड़कना फैल सकता है। आज RSS BJP के जो हजारों लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, वो इन द नेम ऑफ मुस्लिम दे आर कमेंटिंग। तो ये चीजों को भी हमारे को दलित, हमारे SC भाई है, दलित भाई है, OBC, आज 70 साल में कोई सेंसस नहीं हुआ OBC का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोई स्टेट नहीं तैयार है करने, क्योंकि उनको मालूम है मंडल आया तो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था, और ये सेंसस भी आएगा तो नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है। आइंदा फ्यूचर जो है, जो जर्नलिज्म का है, वो है डिजिटल मीडिया। और मुझे यकीन है कि हम जो हाफ नॉट्स है पूरे SCs, STs, BCs, माइनॉरिटीज, जो जहाँ पे के भी है, वो सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो ये जो फोर्सेस है जो कंट्रोल कर रहे हैं मानवाड़ीज, इनका कंट्रोल हमारे खत्म हो सकता है। वो 24 में हो सकता है, 22 में हो सकता है, या कब हो सकता है वो तो नहीं बोल सकता मैं, मगर वो लोग हम लोगों को डिवाइड करके, मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया में देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, मैं खासतौर पर न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ,
और आप गौर करेंगे तो मल्टीनेशनल के भी एड्स रेडियो को शिफ्ट हो रहे हैं, रेडियो से डिजिटल मीडिया को शिफ्ट हो रहे हैं, रेडियो से टेलीविजन, न्यूज़पेपर से टेलीविजन। ये 4 साइड से न्यूज़पेपर डैमेज हो रहा, गवर्नमेंट का वैल्यू खत्म हो गई, आप रेडियो इंक्रीज हो रहा, टेलीविजन इंक्रीज हो रहा, डिजिटल मीडिया, तो बजट जो है जो न्यूज़पेपर को मिलता था। अब ये यहाँ पे एक बात ये है कि पाकिस्तान या अदर कंट्रीज में जब एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट 30 रुपीज है तो इंडिया में 6 रुपए हाईएस्ट क्यों है? इसलिए है कि ये जितने क्रोनी कैपिटलिस्ट है वो मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जागरण हो, ये इन लोगों की मोनोपोली है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे याद है एक 1.5-2 साल पहले हम लोग 4 रुपए रेट था और हम 5 रुपए करना चाह रहे थे, मेरा मैनेजमेंट। मैं बोला नहीं, हम 6 रुपए करेंगे। तो दे सेड सर्कुलेशन विल गो डाउन, लेट अस सैक्रिफाइस सर्कुलेशन फॉर 5,000 बट मेक इट इज 6 रुपीज। तो 4 rupees to 6 rupees was 50% increase. I was expecting around 5,000 circulation will go down. We were around 43, 44. 5,000 जाएंगे, मगर 2,500 ही गया। And the whole आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का मीडिया परेशान था, ऐसा बड़ा रिस्क क्यों लिए तुम? मैं बोला देखो, जब हमारे पास पैसा रहेगा, हम जर्नलिस्ट को अच्छे पैसे देंगे तो वो काम कर सकेंगे। अब उनको हैंड टू माउथ रखेंगे तो वो जाएंगे, फिर कोई क्लाइंट से पैसे लेंगे, फिर पेड न्यूज का मामला आएगा, फिर हर किस्म की गिरावट होगी जर्नलिज्म में। तो ये अगर इंडिया में हैदराबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया जब लॉन्च हुआ तो 1 रुपए में बेच रहा था, दक्खन हेराल्ड फोल्डेड अप, मतलब सर्कुलेशन कम हो गया, हिंदू का सर्कुलेशन कम हो गया। ये जो मल्टीनेशनल जो फंडिंग ले रहे हैं एफडीआई से, ये लोग दूसरों को पूरा खत्म कर दे रहे हैं फाइनेंशियली। तो फ्री मीडिया कहाँ रहा है? अच्छा, फ्री मीडिया अब जो है डिजिटल मीडिया, अगर इसके ऊपर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रूल्स लाएंगे तो दिस कैन बी ए replacement, not exactly a replacement, but will be a very good media for the have-nots like us. And I am very confident about that. आज जो हालात हैं इस मुल्क के, अगर हम देखिए, मैं इससे पहले भी बोला हूँ, हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 256 लोग को एम्प्लॉय कर सकते, एक ग्रुप में 256 हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप में रेस्ट्रिक्शन 5 का आ गया, रेस्ट्रिक्शन 1 का आया। क्यों आया? ये हमारे लोगों को कंट्रोल, जब तक आपको जरूरत थी एनी नंबर ऑफ व्हाट्सएप वेयर अलाउड। जब आप बैक फुट पे हो रहे हैं तो आप 1 पे ला लिए हैं, 5 पे ला लिए हैं। यू कैंट गिव मोर देन 1 मैसेज, यू कैंट गिव मोर देन 5 मैसेज। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग ऑल मीडिया। आप किसको टाइम है, अगर हम व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएंगे और डिजिटल मीडिया में या टेलीग्राम हो, जो नए मीडिया आ रहे हैं, इसमें हमारे ग्रुप्स बनेंगे तो हमारी आइडियोलॉजी फैलेंगी और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फैलेगा हजारों लोगों को। देखिए, दिस नॉट मच कॉस्ट इन्वॉल्व। तो हम ऐसे अगर चीजें करना शुरू करेंगे तो हमारा मीडिया, मैं समझता हूँ ये जजमेंट आया है, ये जजमेंट विल नेवर बी लाइड बाय द माइनॉरिटी मीडिया इन दिस कंट्री, क्योंकि वो लोग होल्ड करते हैं। अगर होल्ड भी नहीं करते हैं तो दे रन द शो एंड दे आर टोटली अगेंस्ट ऑल दिस जजमेंट्स। जजमेंट में 16 पॉइंट्स दिए हैं, खास तौर पे जैसे डिजिटल मीडिया के बारे में कुछ नहीं है ज्यादा, न्यूज़पेपर के बारे में है। देखिए, मैगजीन्स पूरे फोल्ड अप हो गए, रीडर डाइजेस्ट इज नॉट बीइंग पब्लिश्ड। अब रीडर डाइजेस्ट वाज इंटरनेशनल का मैगजीन, तो हम लोगों को भी खास तौर पे हाफ नॉट्स के वास्ते ऐसे मीडिया चैनल्स खोलना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए, विच विल बी आवर वॉइस, which will benefit our different communities. आप अगर आपके राइट्स के वास्ते फाइट करेंगे, जब फसाद होता है तो मैं अगर दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो अगर मैं उसके बारे में नहीं छापूंगा, जब मेरे पे अत्याचार होगा तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट अदर्स टू कम एंड सपोर्ट मी? जब हम सब मिल के एकजुट हो जाएंगे, इस मुल्क में एक यूनिटी बनाएंगे हम सब मीडिया हाउसेस की,
मैं अक्सर बोलता हूँ व्हाई नॉट वी शेयर न्यूज़ बिटवीन ऑल मीडिया हाउसेस, जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, शेयर करिए आप, शेयर करके न्यूज़। आप तो मेरे पास जब इश्यूज आएंगे ओबीसीज के, आई वाज द वन न्यूज़पेपर व्हिच हैज पब्लिश्ड 11 स्टोरीज ऑन नीट। ओबीसी का नीट का जो प्रॉब्लम था, 11,000 बच्चों को 3 साल में लॉस हुआ ओबीसीज के। And when I published this news, 11 stories on this, someone called me from Delhi. What is your क्यों कर रहे हैं आप ये पब्लिश, क्यों कर रहे हैं, आपका क्या क्या मिलने वाला है? मैंने कहा उनको मेरी आइडियोलॉजी है और आई बिलीव इन सोशल जस्टिस, एंड ही वाज शॉक्ड। इन व्हाट वे यू आर इन्वॉल्व विद सोशल जस्टिस? ये आपके लोगों को क्या फायदा? मैं बोला मैं कभी मेरे लोगों को फायदा होना है बल्कि काम नहीं करा, और यू वोंट बिलीव इट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये करना पड़ा। आप 11,000 सीट्स ओबीसी के लॉस हो रहे हैं। अगर एक मेडिकल की सीट 1 करोड़ में भी है तो 11,000 करोड़ हमारे बच्चों के, और हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म हो गया है। 11,000 बच्चों का, आज जो 11,000 बच्चों को लेने कितना साल लगेंगे? तो ऐसे अब जैसा ओबीसी का सेंसस है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में एक प्रेशर ग्रुप बना के, हर स्टेट में एक प्रेशर ग्रुप बना के ओबीसी के सेंसस करिए, ओबीसी का सेंसर जब सक्सेसफुल रहेगा तो हमें पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं बहुत बार वीपी सिंह साहब को प्रेस करता हूँ कि मंडल लाने के बाद वो चेंज आया हमारे पास, और मैं बिलीव करता हूँ ओबीसी का भी सेंसस आएगा। और थोड़ा ट्रांसग्रेस हो रहा हूँ मैं टॉपिक से, मगर क्योंकि आप लोगों का नेशनल लेवल पे लोग सुनने वाले हैं तो इसलिए वो हट के बात करना चाह रहा था मैं। और अगर हम सब एकजुट होके काम करें, ये मुल्क हमारा है और हमें कोई वो नहीं है, ये मुल्क में हम डेमोक्रेसी मेंटेन करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम कायम रख सकेंगे तो ये मुल्क में पावर भी हमारे हाथ में आने वाला है फ्यूचर में। और मुझे यकीन है कि ये कॉन्फ्रेंस, कल आप कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली करते रहिए, तो एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, प्यार मोहब्बत डेवलप होंगी, तो हम मिलजुल के काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया जहीर खान साहब, आपने बहुत जो विषय हमने आपको दिया था उस विषय पर भी आपने बात की। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, प्रिंट मीडिया किस प्रकार से खतरे में है, खासकर बहुजन समाज के जो लोग प्रिंट मीडिया चला रहे हैं वो किस प्रकार से खतरे में है, डिजिटल मीडिया में हमें और क्या कुछ करने की जरूरत है, ये आपने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि हमें मिलजुल कर कैसे काम करना है अगर सर्वाइव करना है, और उसके साथ में इस बड़ी व्यवस्था को अगर हमें टक्कर देनी है तो हमें मिलजुल कर काम करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये आपने अपनी बातों में हमारे सामने रखा है, हमारे दर्शकों के सामने रखा है। पॉजिटिवली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, सुमित चौहान सर हो या अन्य जो लोग हैं वो हम पॉजिटिवली इस बात पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो समाप्ति का एक आखिरी कार्यक्रम जो है, चूंकि मिश्राम साहब नहीं आ सके कुछ कारणवश, इसलिए अभी हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। और वोट ऑफ थैंक्स का जो कार्यक्रम है, आभार प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है, वो मैं कुमार काले सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार का वोट ऑफ थैंक्स करें। प्रकाश पोहरे जी को कुछ कहना है, सर कहिए, संक्षिप्त में कहिए सर। कामड़े जी धन्यवाद, बहुत अच्छा वेबिनार रहा, और पर्टिकुलरली जहीर भाई को और उसके बाद में हमारे मित्र सुमित चौहान जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बात रखी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो फिलहाल में भारत के अंदर जो सारी चीजें चल रही है, जहीर भाई को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मुगलों का राज हमारे देश के अंदर हजारों साल रहा। उस समय पे हिंदू जो थे वो खतरे में नहीं थे। उसके बाद में अंग्रेजों का राज करीब करीब 150 साल रहा, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं था। कांग्रेस का भी राज करीब करीब 50-60 साल चला, हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन अब बीजेपी का राज जो है 6-7 साल से आ गया, लेकिन हिंदू बहुत खतरे में आ गया। और इसी तरीके से सारी बातें, और जो बोलते हैं ना उसको कि जातीयवाद जिसको बोलेंगे, वो अगली चरम सीमा
पर पहुंच, क्योंकि इनके पास में दूसरे कोई मुद्दे नहीं है, इन लोगों के पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है। तो ये सारी चीजों के अंदर जिस तरीके से प्रेस के ऊपर ये लोग अंकुश लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो क्या बोलते हैं, हमारे मराठी में कहावत है कि मुर्गे को ढक दो, क्योंकि मुर्गा तो सुबह उड़ जाता है और बांध देता है। तो उसी तरीके से ये लोग सारी चीजें दबाना चाहते हैं, लेकिन कोई आपके जैसे या हमारे सुमित भाई जैसे या कुमार काले जैसे जो भी लोग हैं, कामले संकेत के जैसे लोग हैं, तो ये सारी चीजें भी बाहर आ रही है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मद्रास हाईकोर्ट ने काफी अच्छा निर्णय दिया है, कम से कम जागे तो सही। वो तो लगा कि उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज गलत होगी, कोई बातें होगी, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि स्टेट के अंदर, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी इसी तरीके से बातें चली थी एक जमाने के अंदर। एक्रेडिटेशन स्टेट कमेटी का जो था, उसके जो रूल्स फ्रेम करने की बातें थी, क्योंकि उसके पहले जो जर्नलिस्ट थे वो यानी दारू के गुत्तेदार या अपने बाकी के गुत्तेदार या अनपढ़ अंगूठा बाहर, वो लोग ऐसे उसके अंदर के थे। तो सारी ये कमेटी बना के हमने उन लोग उसको काफी अच्छी तरह से करने की कोशिश की थी। तो सारी बातें चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जिसका जिक्र जाहिर भाई ने किया है कि जिस तरीके से ये बड़े अखबार जो है ये छोटे अखबारों को आवाज दबाने के लिए 1 रुपए में 2 रुपए में टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने पर्टिकुलरली नाम दिया। तो ये सारी बातें चल रही है, इसके अंदर ये पत्रकारिता को बचा के काम करना ये बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। और इसके अंदर आपके जैसे लोगों ने ये सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म देकर जिस तरीके से बाहर लाने की कोशिश की है, तो वाकई में धन्यवाद काबिल है। और इसके ऊपर वापस से चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस बारे में। तो जाहिर भाई को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे मित्र समीर चौहान को, और पर्टिकुलरली हमारे जो कुमार काळे जी है। और सर कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है वो आभार व्यक्त करेंगे। आप तो हमारे मेहमान हैं, आप तो हमारे वक्ता है, आपको आभार व्यक्त करने की जरूरत। जी 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 बिल्कुल। प्लेटफॉर्म और एक विषय को छेड़ा है। देखिए, तो हर एक के दिल में दर्द है, जो जाहिर भाई ने बोला या सुमित भाई ने बोला, ये तो सबके दिल का, पत्रकारों के दिल का दर्द। और मैं ऐसा ये समझता हूँ कि इस तरीके से ओपनली बातें की गई है, और ये बातें हकीकत है कि पत्रकारिता का कार्य लेना, गाड़ियां लेना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और लोगों को दबा के अपने कॉन्ट्रैक्टरशिप चलाना या किसको ठेके दिलाना या किसकी ट्रांसफर करवाना, ये हुई है। इस तरीके से जो पत्रकार है वही, उन्हीं के कारण तो ये सारी जो हमारी जर्नलिज्म में बदनाम होते जा रही है। तो इसके ऊपर नकेल तो कसे जानी चाहिए डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अभी वक्ता तो सारे समाप्त हो गए हैं, सभी वक्ताओं ने अपने बातें यहाँ पर रखी। आखिरी जो कार्यक्रम है वोट ऑफ थैंक्स का, मैं कुमार काले सर से अनुरोध करूंगा कि वे मान्यवरों का आभार व्यक्त करें और इस कार्यक्रम का समापन करें। शुक्रिया संकेत। सबसे पहले तो मैं जिन साथियों का मतलब हमको समय मिला उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मद्रास हाई कोर्ट के इस एक जजमेंट ने मीडिया की इंटीग्रिटी को और मीडिया की जिम्मेदारी को सवाल के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। क्योंकि हम सब एक मीडिया का ही अंग है, तो ये कुछ सवाल जो मद्रास हाई कोर्ट ने खड़े किए हैं वो हमारे ऊपर भी उतनी ही लागू है, और हमको भी उस जिम्मेदारी का एहसास है। इसीलिए हमने ये पहल की और ये चर्चा समाज के अंदर करने के लिए ये कोशिश है। ये कोशिश हम ये नहीं कहते कि ये पूरी तरह से मतलब ये है, तो ये शुरुआत है। और जो सवाल मद्रास हाई कोर्ट के सामने आए उसको जवाब देना भी एक सही पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें है पत्रकारों से। क्योंकि एक जमाने में ये वंचितों की आवाज थी, और आज भी उन्हीं वंचित लोगों की ये उम्मीद है कि कहीं न्याय नहीं मिला तो कम से कम हमारी आवाज उठाने वाला कोई होगा जो हमारे दर्द को बयां करेगा। हमारे हर आंदोलन चलाने वाले नेता ने अखबार का सहारा लिया और अखबार के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद किया, और उसी उम्मीद की वजह से लोग आज भी इस बिकी हुई पत्रकारिता में भी उम्मीद की किरण ढूंढने का काम कर रहे हैं। इसका कारण है कि कुछ ईमानदार लोग जो है उस पत्रकारिता को बना कर रखते हैं। मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से जो हमने चर्चा के लिए विषय रखा, उसके लिए जिन साथियों ने समय दिया उसमें सबसे पहले मैं प्रकाश पोरे जी का
आभार व्यक्त करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा अखबार वो चलाते हैं और काफी सीनियर है। उन्होंने अपने परिचय में भी इस बात का सारा हमको परिचय करवा दिया कि पत्रकारिता के अंदर भी कितना अनुभव है और संगठन के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है। तो मैं प्रकाश पोरे जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि लगातार जैसे साथ में मिलकर बात चली है तो हम लोग काम करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुमित चौहान जी जो लगातार हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर एक नया चेहरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उन्होंने काम किया है, तो वहाँ का भी बड़ा अनुभव उनके साथ में। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखकर उन्होंने उस इस्टेब्लिश मीडिया को छोड़ा और एक अपना अलग प्लेटफॉर्म खड़ा किया। आज वो खुद अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे। मैं सुमित जी का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे साथ वो लगातार जुड़े रहते हैं। और मैं जहीर भाई का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। अखबार के साथ साथ उनकी सामाजिक आंदोलन में भी बहुत ज्यादा पकड़ है। काफी समय हमने साथ में भी काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने नीट के मुद्दे पर या पिछड़ों के मुद्दे पर बात की, ओबीसी सेंसस के ऊपर बात की है, उनकी जो सामाजिक ईमानदारी है उस तरीके से उन्होंने इस पत्रकारिता को भी चलाया है। तो जो पत्रकारिता के अंदर जो एक एग्जाम्पल होता है कि भाई ये कुछ पत्रकार है, ये कुछ अखबार है जो आज भी अपनी इंटीग्रिटी को बनाकर रखे हुए, उसमें हम ये कह सकते हैं कि सियासत ग्रुप का हम लोग नाम ले सकते हैं। मैं जहीर भाई का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ आए और जो बात उन्होंने कही कि मिलकर ये काम करने की जरूरत है, तो MNTV इसके लिए लगातार कोशिश कर ही रहा है और अलग अलग लोगों को भी जो मीडिया से जुड़े हुए हम उनके साथ में भी मिलकर इसी तरीके से आगे काम करते रहेंगे। आप सभी साथियों ने हमें समय दिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये वेबिनार जो है यहाँ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।